मानो लड़ाई ने उसे थका दिया हो, उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में बात की। सिंह परिवार और परम अग्नि संप्रदाय के अचानक हमले को रोकने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। काव्या रायचंद ने आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस लाने वाली गोलियों की एक शीशी निकाली और कहा, ये लो। उसने वह गोली ली और यह परवाह किए बिना कि यह किस तरह की गोली है, उसे एक ही घूंट में निगल लिया। छाया एक और बाकी लोगों के होंठ फड़क उठे, ये फिर से हो रहा था। गोलियां खाने के बाद नीले कपड़ों वाले उस आदमी ने बहुत उम्मीद से काव्या की ओर देखा, उसका मतलब बिल्कुल साफ था। उसे और चाहिए थीं। काव्या के होंठ हल्के से फड़के और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा वापस लाने वाली सारी गोलियां उसे सौंपते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो ये सब खा लो। बाकी लोग हैरान थे। यह आदमी लापरवाही से काम कर रहा था और उनकी मालकिन उससे भी ज्यादा लापरवाह थी। पूरे विदर्भ राज्य में गोलियां बांटने में केवल उनकी मालकिन ही इतनी उदार हो सकती थी। भले ही नीले कपड़ों वाले उस आदमी ने सारी गोलियां खा ली थीं, लेकिन फिर भी वह ऐसा लग रहा था मानो उसका मन नहीं भरा हो। काव्या, आदित्य रायचंद चाचा जी ने काव्या को पुकारा। चाचा जी, क्या आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वे लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आदित्य रायचंद ने सिर हिलाया। उनकी आंखों की चमक वापस आ गई थी और उन्होंने रुद्र रात्रि सम्राट की ओर देखते हुए कहा, आज आपकी मदद के लिए हम रात्रि सम्राट के बहुत आभारी हैं। रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वह मेरी मंगेतर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे कदम उठाना ही था। आदित्य रायचंद की आंखों में एक गहरी चमक दौड़ गई। महामहिम, क्या आपको लगता है कि मेरा रायचंद परिवार महाराज जेड के उस शाही फरमान को गंभीरता से लेगा? रुद्र ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दो तेज और ठंडी नजरें मिलीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। असल में वे दोनों एक दूसरे से खामोशी में बात कर रहे थे। अगर तुमने काव्या को जरा भी चोट पहुंचाने की जुर्रत की या काव्या के लिए कोई खतरा पैदा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इस समय आदित्य रायचंद की आवाज़ हमेशा की तरह कोमल नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी ठंडक और जानलेवा इरादा था। मुझे तुम्हारी चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहने के बाद वह अपने खून से सने लाल कंकाल सैनिकों के साथ वहां से चला गया और बेहोश ओयांग जियान को भी अपने साथ ले गया। दीवान बाई ने ओयांग जियान को सिंह परिवार के घर पहुंचाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, यह मत भूलना कि मालकिन काव्या अब हमारे मालिक की मंगेतर है। अगर सिंह परिवार ने रायचंद परिवार को छूने की जुर्रत भी की तो हमारे महामहिम ये पक्का करेंगे कि आपके सिंह परिवार का एक भी सदस्य जिंदा न बचे। मुखिया जी, कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। आज की घटना तो बस एक चेतावनी है। इस पल मुखिया के हाथों से पसीना छूट रहा था और उसने कांपते हुए कहा, चेतावनी के लिए धन्यवाद दीवान बाई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महाराज जी द्वारा तय की गई यह शादी न केवल काव्या को मौत के घाट उतारने में नाकाम रहेगी, बल्कि उसे एक और खौफनाक सहारा भी दे देगी। रुद्ररात्रि सम्राट तो आदित्य रायचंद से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा खौफनाक है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ओयांग जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और घबराते हुए चिल्लाया। भले ही मुखिया ने उसके इलाज के लिए लोगों को भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओयांग जियांग खौफ से पूरी तरह पागल हो चुका था और अब कभी ठीक नहीं हो सकता था। उसी समय जब जी काई की लाश परम अग्नि संप्रदाय को भेजी गई तो वहां भी यही चेतावनी दी गई थी। परम अग्नि संप्रदाय का तीसरा कुलश्रेष्ठ, जिसने अभी अभी अपना चहेता शिष्य खोया था, रायचंद परिवार को जान से मारने के लिए वहां जाने ही वाला था, क्योंकि आदित्य रायचंद की ताकत उससे कम थी। विदर्भ राज्य का शाही परिवार भले ही आदित्य रायचंद से डरता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी डरेगा। हालांकि रात्रि सम्राट के महल से यह चेतावनी सुनकर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की जुर्रत नहीं की। रायचंद परिवार की मालकिन काव्या महामहिम रात्रि सम्राट की मंगेतर है। अगर किसी ने रायचंद परिवार को छूने की जुर्रत की तो परम अग्नि संप्रदाय निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा। परम अग्नि संप्रदाय का प्रमुख तीसरे कुलश्रेष्ठ को रोकने के लिए दौड़ा। जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, तीसरे कुलश्रेष्ठ ने बहुत ही दुख और गुस्से के साथ कहा, लेकिन मेरा शिष्य, क्या वह ऐसे ही बेकार में मारा गया? हम अपने परम अग्नि संप्रदाय के इतने होनहार शिष्य को ऐसे ही बेकार में मरने नहीं दे सकते, लेकिन हम फिलहाल रुद्र से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते, परम अग्नि संप्रदाय के प्रमुख ने कहा। सिंह परिवार का दूसरा युवा स्वामी रायचंद परिवार के घर में पागल हो गया था और परम अग्नि संप्रदाय के तीसरे कुलश्रेष्ठ का मुख्य शिष्य वहीं मारा गया था, लेकिन वे गुस्से में आग बबूला नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इमारतों को हुए कुछ नुकसान को छोड़कर इस घटना के बाद रायचंद परिवार में फिर से शांति लौट आई थी। काव्या ने दवा बनाने, साधना करने और पैसे कमाने की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखी। एक दिन उसने गोलियों का एक जखीरा तैयार ही किया था कि अचानक एक नीली आकृति उसके बगल में प्रकट हुई, जो उसकी गोलियों की शीशी को देखकर लार टपका रही थी। काव्या के होंठ फड़के और उसने पूछा, खाना चाहते हो? उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ।
उसे कई दिनों तक देखने के बाद काव्या को आखिरकार एहसास हुआ कि यह लड़का कुछ भी खाता पीता नहीं था और केवल जादुई गोलियों का दीवाना था। ये लो, काव्या ने उसे गोली थमा दी। उसने इसे पूरा निगल लिया और फिर काव्या ने तरल औषधि की एक शीशी निकाली और पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए? साफ था कि ये दवा उसके लिए अनजान थी और उसने इसे उलझन भरे भाव से देखा। जब काव्या ने दवा की शीशी खोली तो उसे दवा की महक आई और उसने तुरंत दवा छीन ली और उसे पानी की तरह पी गया। कितना अजीब इंसान है, काव्या ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। काव्या ने पूछा, क्या तुम मेरे रायचंद परिवार में रहने का इरादा रखते हो? तुम्हारे साथ मेरे पास खाने के लिए जादुई गोलियां और पीने के लिए वह पानी है। मैं गहरी नींद में नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं और मुझे ये चीज़ें न मिलें तो मैं फिर से सो जाऊंगा। उसने बहुत ही रूखेपन से अपनी बात पूरी की। काव्या हैरान रह गई। तुम सच में जिंदा रहने के लिए दवा की ताकत पर निर्भर हो और इसके बिना तुम गहरी नींद में चले जाते हो। कोई हैरानी की बात नहीं कि सिंह परिवार के उन लोगों के साथ लड़ते हुए वह सो गया था। असल में उसने गोली की सारी औषधीय ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो और मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी गोलियां खाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बताओ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें जिसे भी मारने के लिए कहूं तुम्हें उसे मारना होगा। जो कोई भी रायचंद परिवार को नाराज करेगा तुम्हें उससे रायचंद परिवार की रक्षा करनी होगी। वह लड़ाई में बहुत ताकतवर था और काव्या को शक था कि अगर उसे पर्याप्त गोलियां दी जाएं तो वह और भी खौफनाक ताकत दिखा सकता है। एक और ताकतवर गुर्गा रक्षक मिलना कोई बुरी बात नहीं थी। उसे लगा कि भले ही वह उससे छुटकारा पाना चाहे वह कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। चूंकि तुम्हें अपना नाम याद नहीं है तो मैं तुम्हें किंगयंग बुलाऊंगी, कैसा रहेगा? काव्या ने पूछा। हाँ, किंगयंग, उसने सिर हिलाया। रायचंद परिवार को एक और ताकतवर सेनापति मिल गया था। भले ही ये सेनापति हर दिन जितनी गोलियां खाता था उसे देखकर शायद शाही परिवार भी पछतावे से रो पड़ता, लेकिन काव्या को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह किंगयंग के लिए ज़रूरी गोलियां आसानी से बना सकती थी और उसके पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह अभी भी उसका भरण पोषण कर सकती थी। इसी पल छाया एक ने एक निमंत्रण पत्र सौंपते हुए कहा, मालकिन, यून परिवार के यून जिनरान ने एक निमंत्रण भेजा है। काव्या थोड़ी हैरान रह गई। हमेशा खामोश रहने वाला यून परिवार आखिर क्या करने की योजना बना रहा है? निमंत्रण पत्र में लिखा था कि विदर्भ राज्य के होनहार युवाओं को आपस में मुकाबला करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देने के लिए विदर्भ राज्य की जीनियस रैंकिंग प्रतिभाशाली युवाओं की सूची को फिर से तय किया जाएगा ताकि नए उभरते हुए युवाओं को इसमें शामिल होने का मौका मिल सके। काव्या ने जीनियस सूची में पहले स्थान पर काबिज युवराज शौर्य को हराया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे विदर्भ राज्य की जीनियस रैंकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। काव्या ने जवाब दिया, यून जिनरान को बता दो कि मैं वैसे भी बोर हो रही थी, इसलिए मैं उनके साथ इस खेल में हिस्सा लूंगी। जी। स्वर्ण योद्धा भवन इस समय एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा था। विदर्भ राज्य की जीनियस रैंकिंग प्रतियोगिता प्रतिभाशाली युवाओं की प्रतियोगिता। चाहे वे कुलीन परिवारों से आते हों या आम नागरिक हों, 30 वर्ष से कम उम्र का कोई भी युवा इस प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता था। इस समय इस रैंकिंग प्रतियोगिता में सबसे मशहूर और चहेता इंसान कोई और नहीं बल्कि रायचंद परिवार की मालकिन काव्या रायचंद थी। जैसा कि हर किसी ने अंदाज़ा लगाया था, अगर कोई अनहोनी न हो तो पहला स्थान निश्चित रूप से रायचंद परिवार की मालकिन को ही मिलेगा। प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं कि तभी एक खास मेहमान स्वर्ण योद्धा भवन के मालिक के पास पहुंची। मैं चाहती हूं कि आप काव्या रायचंद के खिलाफ मेरा एक मुकाबला तय करें। क्या? मालकिन काव्या के साथ मुकाबला? भवन का मालिक हैरान था कि क्या इस युवा लड़की का दिमाग खराब हो गया है। हर कोई रायचंद परिवार की मालकिन जैसे खौफनाक अजूबे से बचना चाहता था, तो भला कोई अपनी मर्जी से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेलेगा। बस मुकाबला तय कर दीजिए। उसी पल एक बहुत ही शांत आवाज़ आई। भवन के मालिक ने जवाब दिया, जी मालिक। उस औरत की आंखों में नफरत और गुस्से की एक खतरनाक चमक दौड़ गई। काव्या, भले ही मैं हार जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। प्रारंभिक मुकाबले और यश की चुनौती। इस सुहावने और सुनहरे दिन स्वर्ण योद्धा भवन में प्रारंभिक चयन होने वाले थे। शीर्ष 10-10 में जगह बनाने वाले पहले के 10 होनहार युवाओं को इस प्रारंभिक चयन में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जाहिर है, काव्या, जिसने पहले स्थान पर काबिज युवराज को हराया था, उसे भी इस प्रारंभिक चयन में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रारंभिक चयन बेहद खौफनाक था और यज्ञ के छोटे भाई यश ने मुकाबले में लड़ते हुए अपनी जगह बना ली। बड़े भाई, मैंने पास कर लिया, यश ने उत्साह से कहा। यज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अंतिम रैंकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रारंभिक दौर से 29 लोगों को चुना गया था।
सभी 10 होनहार युवा और काव्या वहां मौजूद थे। ड्रॉ पर्चियां निकालने का काम शुरू हुआ और एक बदनसीब लड़का अपने विरोधी का नाम देखकर लगभग रो ही पड़ा। मालकिन काव्या। केवल छठे स्तर के योद्धा की ताकत के साथ वह रायचंद परिवार की मालकिन के लिए एक बहुत ही आसान शिकार था और उसने मुकाबला शुरू होते ही अपनी हार मान ली। काव्या का दूसरा मुकाबला यश के साथ था। यज्ञ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटे यश, शुभकामनाएं। मुकाबले के मंच पर यश ने बेबसी भरे भाव से काव्या की ओर देखा। काव्या हंसी और बोली, यश, तुमने पिछली बार मुझे 3 वार करने का मौका दिया था, तो कैसा रहेगा अगर इस बार मैं तुम्हें 3 वार करने का मौका दूं? यश ने कहा, क्या आप पक्का ऐसा चाहती हैं? अपने विरोधी को कमजोर मत समझिए। काव्या ने कहा, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, तो फिर मैं अपना वार करता हूं। काव्या के उसे 3 वार देने के फैसले ने यश को आत्मविश्वास से भर दिया और वह अपनी पूरी ताकत से हमला करने के मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो गया। इस पल यश ने अपने बड़े भाई की हमदर्दी भरी नजरों को नहीं देखा था। ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही काव्या उसे 3 वार करने दे, लेकिन फिर भी बाजी पलटना बहुत मुश्किल था। पहला वार, यश किसी बाघ या तेंदुए की तरह काव्या की ओर झपटा। एक जोरदार धड़ाम के साथ यश का निशाना पूरी तरह से चूक गया। यश ने हार न मानते हुए कहा, एक बार और। धड़ाम। यह मेरा आखिरी वार है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मेरा हमला आपको छू भी नहीं पाएगा। अपने आखिरी वार में यश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बदकिस्मती से ये सब बेकार था। ताकत का अंतर सच में बहुत बड़ा था। एक जामुनी रंग की आकृति तेजी से आगे बढ़ी और काव्या पहले ही यश के करीब पहुंच चुकी थी। वह हंसी और बोली, छोटे यश, 3 वार पूरे हो गए, अब तुम्हें नीचे जाना चाहिए। धड़ाम। यश की आकृति मुकाबले के मंच से उड़ती हुई नीचे जा गिरी। हर कोई हैरान रह गया। इतनी ताकतवर मालकिन काव्या दिनों दिन और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं। पहले स्तर की आध्यात्मिक साधिका। विदर्भ राज्य में ये पहली बार है जब किसी होनहार युवा ने 16 साल की उम्र से पहले आध्यात्मिक साधक के स्तर को पार किया है। ऐसा लगता है कि इस बार पहला स्थान निश्चित रूप से उन्हीं का है। काव्या इंतजार करने की जगह पर वापस लौटी और बेबसी से बोली, ये बहुत उबाऊ है। मेरे हारने की संभावना इतनी कम है कि मैं खुद पर दांव लगाने की जहमत भी नहीं उठाती। स्वर्ण योद्धा भवन वाले बहुत चालाक हैं। यज्ञ ने कहा, अगर हर कोई बॉस पर दांव लगाएगा और ऑड्स संभावनाएं कम नहीं होंगे तो स्वर्ण योद्धा भवन शायद दिवालिया हो जाएगा। अंतिम मुकाबला, काव्या बनाम ओयांग वेई। प्रतियोगिता के 2 दौर के बाद आखिरकार 10 लोगों ने अंतिम रैंकिंग प्रतियोगिता में जगह बना ली। काव्या के इस खेल में आने की वजह से जीनियस सूची में मूल रूप से 10वें स्थान पर रहने वाले इंसान को बाहर कर दिया गया था। इस बीच पहले के 10 होनहार युवाओं में से बाकी 9 ने अपनी जगह बनाए रखी थी। होनहार युवाओं की यह लड़ाई बहुत ही रोमांचक थी और ड्रॉ के नतीजे जल्दी ही सामने आ गए। पहला मुकाबला काव्या रायचंद और ओयांग वेई के बीच है। ओयांग वेई को एक बार काव्या ने हराया था। भले ही काव्या तब ओयांग वेई जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसे हराने में कामयाब रही थी। अब जब काव्या की ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इस मुकाबले में कोई सस्पेंस नहीं था। काव्या ने ओयांग वेई की ओर देखा और कहा, क्या तुम खुद नीचे जाओगी या मैं तुम्हें नीचे फेंक दूं? ओयांग वेई ने गुस्से में कहा, काव्या, इतना घमंड मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो? धड़ाम। इसी पल ओयांग वेई की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। हर कोई हैरानी से चिल्लाया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ओयांग वेई ने इतनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी ताकत में इतना सुधार कर लिया होगा। ओयांग वेई की आभा किसी धधकती आग की तरह जल रही थी और अपनी लंबी तलवार की एक चमक के साथ उसने हवा के बीच से ही नीचे की ओर एक जोरदार वार किया। ब्रह्मांडीय प्रहार। काव्या का सामना करते समय अगर आप शुरुआत से ही अपनी सबसे मजबूत चाल नहीं चलते हैं तो ताकत का अंतर जितना बड़ा होगा, पलटवार करने की संभावना उतनी ही कम होगी। काव्या ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और कहा, जल आत्मा ढाल। बिजली जैसा वह जोरदार वार पानी की कोमल लहरों द्वारा रोक लिया गया, मानो वह कोई शांत हवा का झोंका हो। यह एक आत्मा और एक आध्यात्मिक साधक के बीच का अंतर है। ओयांग वेई के जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, हर कोई मालकिन काव्या जैसा अजूबा नहीं होता जो खाना खाने जितनी आसानी से अपने से ऊंचे स्तर के विरोधियों को चुनौती दे सके। काव्या की ताकत ओयांग वेई की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ओयांग वेई ने अपने दांत पीस लिए। वह हार मानने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं काव्या को अपने साथ जहन्नुम में घसीट कर ले जाऊंगी। ओयांग वेई एक बार फिर काव्या की ओर झपटी, लेकिन काव्या ने अपना हाथ हिलाया और पलक झपकते ही जल तत्व की शक्ति को इकट्ठा करके ओयांग वेई की ओर भेज दिया। गिरते फूल और बहती बारिश। हिस। काव्या के हमले का सामना करते हुए ओयांग वेई पीछे नहीं हटी और न ही उसने बचने की कोशिश की, बल्कि वह सीधे काव्या की ओर उड़ती हुई आई। उसके कपड़े फट गए थे, जिससे उसका सुनहरा नर्म कवच दिखाई दे रहा था।
ये सच में एक जादुई कवच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओयांग वेई ने इस तरह की कोई तैयारी की होगी। उसने अपना जादुई कवच दिखाया और मालकिन काव्या के करीब पहुंच गई। क्या वह नज़दीकी लड़ाई करने का इरादा रखती है? ओयांग वेई के तेज हथेलियों के वार काव्या के करीब आए और उसे नज़दीकी लड़ाई में उलझा लिया। लेकिन ओयांग वेई का ये सोचना कि वह नज़दीकी लड़ाई में काव्या का मुकाबला कर सकती है, केवल एक ख्याली पुलाव था। एक धड़ाम की आवाज़ के साथ काव्या का हाथ अनगिनत परछाइयों में बदल गया और ओयांग वेई को ज़मीन पर गिरा दिया। ओयांग वेई संघर्ष करते हुए खड़ी हुई और बोली, मैं अभी हारी नहीं हूँ। वह एक पागल औरत की तरह फिर से काव्या की ओर दौड़ी और उसके साथ लड़ने लगी। उसने खुद को घायल कर लिया था और फिर भी काव्या के साथ नज़दीकी लड़ाई कर रही थी। क्या वह सच में ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह काव्या की आध्यात्मिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी? साफ तौर पर नहीं। काव्या की आंखों में एक गहरी चमक दौड़ गई। जब भी ओयांग वेई कोई चाल चलती थी तो उसके हाथों से एक रंगीन और पारदर्शी पाउडर छिड़का जाता था। जबकि दूसरे लोग उन दोनों के बीच की लड़ाई को महसूस नहीं कर सकते थे, एक रसवैद्य के रूप में काव्या इसे साफ तौर पर महसूस कर सकती थी, और यहाँ तक कि उसने उस औषधीय पाउडर में मौजूद चीज़ों की पहचान भी कर ली थी। मुकाबले के मंच पर मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश। ओयांग वेई सच में अपनी मौत को दावत दे रही है। धड़ाम, जल नाग प्रहार। ओयांग वेई का शरीर एक विशाल, हल्के नीले रंग के पानी के नाग द्वारा हवा में उड़ा दिया गया। जैसे ही काव्या रायचंद ओयांग वेई पर आखिरी हमला करने वाली थी, हर किसी की हैरानी के बीच हमेशा घमंड में रहने वाली ओयांग वेई ने सच में कह दिया, मैं अपनी हार मानती हूँ। स्वर्ण योद्धा भवन के मालिक ने कहा, विरोधी ने पहले ही हार मान ली है, इसलिए मालकिन काव्या अब विरोधी पर हमला नहीं कर सकती। जमीन पर बुरी हालत में गिरी ओयांग वेई ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, काव्या, तुम अब मर चुकी हो। तुम्हें कैसे पता? काव्या ने अपनी भरीकुटी हल्की सी उठाई और धीरे से अपनी उंगली हिलाई, जिससे एक बहुत ही छोटी जादुई सुई अचानक ओयांग वेई की त्वचा में चुभ गई। ओयांग वेई को केवल एक हल्की सी चुभन महसूस हुई और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने घमंड से कहा, काव्या, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन ओयांग वेई, इस मालकिन के खिलाफ जहर से खेलने के लिए तुम अभी बहुत बच्ची हो। ओयांग वेई की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं और उसने कहा, तुम्हें भला कैसे पता चल सकता है? लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वह जोर जोर से हंसने लगी, भले ही तुम्हें पता चल गया हो तो क्या? हा, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। काव्या शांति से मुकाबले के मंच से नीचे उतरी और बोली, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम अभी बहुत बच्ची हो। काव्या अपने खास कमरे में लौटी और यज्ञ ने तुरंत पूछा, बॉस, ओयांग वेई ने क्या किया था? वह बाद में उस तरह पागलों की तरह क्यों हंस रही थी? कुछ नहीं, बस ये। उसी पल बिना किसी की नज़र में आए एक खौफनाक काली आकृति कमरे में प्रकट हुई। उसकी बर्फीली नीली नज़रें काव्या पर पड़ीं और रुद्ररात्रि सम्राट ने पूछा, बस क्या? काव्या ने कहा, यह बस एक ऐसा जहर है जो लोगों का दिमाग खराब कर देता है और फिर उन्हें हवस मिटाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है। और आमतौर पर इस तरह के जहर की कोई दवा इलाज नहीं होती जब तक कि। यज्ञ गुस्से से आग बबूला हो गया। ओयांग वेई ने सच में इस मुकाबले में ऐसे घटिया जहर का इस्तेमाल किया। आप क्या करने वाली हैं, बॉस? उस जहर का तो कोई इलाज ही नहीं है। काव्या ने शांति से कहा, क्या मैंने यह नहीं कहा था कि आमतौर पर ऐसा होता है? उसने कई दवा की शीशियां निकाली, कई तरह की तरल दवाओं को एक साथ मिलाया, उन्हें एक जादुई सुई इंजेक्शन में भरा और फिर कहा, तुम्हारी बॉस के लिए यह कोई परेशानी की बात नहीं है। यज्ञ ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। बॉस सच में बेमिसाल हैं, उनके पास उन जहरों का इलाज करने का तरीका भी है जो लाइलाज लगते हैं। उसने सामने वाले एक खास कमरे की ओर देखा और पूछा, बॉस, ओयांग वेई का क्या? क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? काव्या की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। चिंता मत करो, उसकी हालत मुझसे भी बदतर होने वाली है। मृत्युंजय वैद्य के सामने जहर का इस्तेमाल करके ओयांग वेई ने निश्चित रूप से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ओयांग वेई का तमाशा। ओयांग वेई, जिसका अभी एक रसवैद्य इलाज कर रहा था, उसने अचानक अपने कपड़े फाड़ दिए। चिर्र, इतना ही नहीं, वह उस रसवैद्य से उलझ गई जो 50 साल से ज्यादा उम्र का था और सीधे उस पर झपट पड़ी। ओयांग वेई, कृपया अपनी थोड़ी इज्जत का ख्याल रखें। वह रसवैद्य खौफ से लगभग सुन्न हो गया था। उसने जल्दी से ओयांग वेई को दूर धकेला और ऐसे बाहर की ओर भागा मानो उसकी जान खतरे में हो। मत जाओ। ओयांग वेई इस समय तक अपना दिमाग खो चुकी थी और अपने फटे हुए कपड़ों के साथ उसकी ओर दौड़ी। सभी दर्शक जो कुछ भी देख रहे थे उससे वे हक्के बक्के रह गए। यह क्या हो रहा है? ओयांग वेई को क्या हुआ? जैसे ही ओयांग वेई ने किसी आदमी की मौजूदगी को महसूस किया, वह उस पर झपट पड़ी और चिल्लाई, मुझे दे दो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पलक झपकते ही पूरे स्वर्ण योद्धा भवन में खलबली मच गई। ओयांग वेई हर उस इंसान को पकड़ रही थी जिसे वह देख रही थी।
हर कोई शरीफ नहीं होता, और ओयांग वेई जैसी खूबसूरत और नाजुक औरत को अपनी ओर दौड़ते देखकर कुछ लोग उसका फायदा उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। चिर्र, ओयांग वेई ने किसी शिकार करने वाले भेड़िए की तरह बहुत ही खूंखार अंदाज में अपने बचे खुचे कपड़े भी पूरी तरह से फाड़ दिए। ये जगह विदर्भ राज्य की कई मशहूर और ताकतवर हस्तियों के इकट्ठा होने की जगह थी। ओयांग वेई की इस बेलगाम हरकत ने न केवल उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया बल्कि सिंह परिवार को भी सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। ओयांग जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ओयांग वेई, तुम्हें क्या हो गया है? शांत हो जाओ और हमारी बेइज्जती कराना बंद करो। उम्मीद के उलट ओयांग वेई उस पर ही झपट पड़ी, इसलिए ओयांग जेड के पास अपने रक्षकों से उसे बेहोश करवाने और वापस हवेली ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। होनहार युवाओं की एक बहुत ही शानदार प्रतियोगिता इस तरह के गंदे हादसे में बदल गई जिससे हर कोई हक्का बक्का रह गया। शीर्ष 5-5 के मुकाबले। प्रतियोगिता जारी रही और आज शीर्ष 5 को चुना जाना था। ओयांग वेई की हरकत की वजह से मानसिक रूप से टूट चुका था, जिसके कारण वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और फिर उसका सामना यज्ञ से हो गया। न केवल उसे एक करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उसकी दोनों टांगें भी टूट गईं। ओयांग जी ने गुस्से में कहा, यज्ञ, तुम मेरे साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? यज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी प्यारी बहन ने क्या किया है तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं ज्यादा बेरहम नहीं था। यज्ञ की नज़रें बर्फीली थीं। ओयांग वेई ने उनकी बॉस के खिलाफ इस तरह साजिश रचने की जुर्रत की थी। अगर इस प्रतियोगिता में जान से मारना मना न होता तो उसने ओयांग जी को वहीं मौके पर ही मार दिया होता। ओयांग जी को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया और अगले 3 मुकाबले जारी रहे। शीर्ष 5-5 फाइनलिस्ट थे काव्या, यज्ञ, रवीना रायचंद, राजकुमार किंग्युन और युन जिनरान। युवराज शौर्य, जो पहले इस सूची में नंबर 1 पर था, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जब उसका सामना अपनी उस औरत रवीना से हुआ जिससे वह प्यार करता था तो वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका और यहाँ तक कि शीर्ष 5 में भी जगह बनाने में नाकाम रहा। रवीना ने दिल के दर्द के साथ युवराज शौर्य की ओर देखा और कहा, शौर्य, मेरा यह इरादा नहीं था। युवराज शौर्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथों हारने के लिए तैयार हूं। रवीना, खुद को कसूरवार मत समझो। वाह! रवीना लगातार रोती रही। भले ही यह सिर्फ शौर्य के लिए हो, मैं कल के मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। मैं वह सारा सम्मान वापस जीतना चाहती हूं जो शौर्य का है। रवीना ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। लेकिन काव्या बहुत ताकतवर है, युवराज शौर्य ने बेबसी से कहा। काव्या अब उससे लड़ते समय की तुलना में और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। बचे हुए 5 लोगों में से शायद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं भी काव्या से दुश्मनी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भाई शौर्य के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, मुझे रवीना पर भरोसा है, वह निश्चित रूप से जीतेगी। मेरी इस बेइज्जती को धोने में मेरी मदद करो। रात की अप्रत्याशित मुलाकात। यज्ञ का मुकाबला खत्म होने के बाद काव्या पहले ही प्रतियोगिता की जगह से जा चुकी थी। उसने घर पहुंचकर कहा, मालकिन के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करो। जी। काव्या ने अपने कपड़े उतारे और खुद को ठंडे पानी में डुबो लिया। भले ही उसके पास जहर उतारने का तरीका था, लेकिन फिर भी दवा जहर का एक हल्का सा अंश छोड़ ही देती। इस बचे हुए जहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रात भर ठंडे पानी में भीगना जरूरी था। जैसे ही काव्या बाथटब नहाने के टब में उतरी, आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई और एक आदमी जो किसी खौफनाक देवता की तरह लग रहा था, अचानक उसके कमरे में प्रकट हुआ। बाहर आओ, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। काव्या के होंठ फड़के। रुद्र, मैं नहा रही हूँ। मैं भला बाहर कैसे आ सकती हूँ? महामहिम रात्रि सम्राट को किसी का भी अपने आदेश की नाफरमानी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि उस इंसान का भी नहीं जो उनके सामने सबसे खास था। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों से काव्या को बाथटब से बाहर खींच लिया। छपाक, पानी की अनगिनत बूंदें छलक कर बाहर आ गिरीं। बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा और संगमरमर जैसी देह के साथ उसकी खूबसूरती इतनी प्राकृतिक और बेमिसाल थी कि इसने उन गहरी भावनाओं को बाहर ला दिया जिन्हें रुद्र ने हमेशा दबा कर रखा था। काव्या इस बर्फ की सिल्ली रुद्र के ठंडे बर्ताव पर इतनी भड़की हुई थी कि उसने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि सामने खड़ा इंसान कितना खतरनाक है और उसने अपना हाथ उठाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ना चाहा। हालांकि रुद्र ने काव्या का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। तुम, काव्या रायचंद ने गुस्से से उसे घूरा। रुद्र रात्रि सम्राट की नज़रें उसके लाल पड़े चेहरे पर पड़ीं और उसने कहा, मुझे अपना मुखौटा उतार लेने दो, फिर हम लड़ेंगे। ये मुखौटा तलवारों और भालों से नहीं कटता और आग या पानी इसे पिघला नहीं सकते। ये दुनिया की सबसे सख्त धातु से बना है। अगर वह उसे थप्पड़ मारती तो उसका चेहरा नहीं बल्कि काव्या का हाथ सूज जाता। काव्या सुन्न रह गई। यह आदमी इतना ईमानदार था कि अब उसे थप्पड़ मारने का उसका कोई इरादा नहीं बचा था। उसने कहा, रुद्र, अपनी आंखें बंद करो, वरना मैं सच में तुम्हें अंधा करने वाला जहर देने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ये कैसा इंसान है?
दूसरों का फायदा भी उठाता है और फिर भी इतना शांत और बेपरवाह रहता है, जिससे काव्या पूरी तरह से बेबस हो जाती है। इस बार रुद्र ने सच में अपनी आंखें बंद कर लीं, काव्या को लपेटने के लिए अपना लबादा उतारा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से चल दिया। काव्या चिल्लाई, रुद्र तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कम से कम मुझे पहले कपड़े तो पहन लेने दो। कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे भी इन्हें उतारना ही पड़ेगा, रुद्र ने धीमी आवाज़ में कहा। काव्या हवा में उलझन में थी। रुद्र आखिर क्या करने वाला था? हालांकि चूंकि रुद्र इतना ठंडा था कि उसमें इंसानी जज्बातों की कमी थी, इसलिए वह उसके बारे में कुछ भी गलत या गंदा नहीं सोच सकती थी। रुद्र उसे रात्रि सम्राट के महल के पिछवाड़े में ले गया, एक ऐसी जगह जो सफ़ेद धुंध से घिरी हुई थी और जहां जमा देने वाली ठंड थी। रुद्र ने धीरे से काव्या को नीचे रखा और काव्या ने हैरानी से कहा, ये शीतल कुंड है। अगर वह आम ठंडे पानी में भीगकर जहर का असर खत्म करना चाहती तो उसे कम से कम एक रात भीगना पड़ता, लेकिन अगर आप शीतल कुंड में भीगते हैं तो इसमें केवल आधा घंटा लगेगा और यह आपकी शारीरिक हालत सुधारने में भी मदद करेगा। काव्या ने कहा, तो फिर मैं कोई दिखावा नहीं करूंगी। रात भर ठंडे पानी में भीगना कोई सुखद अनुभव नहीं है। छपाक, काव्या ने उस बर्फीले कुंड में छलांग लगा दी। वह जमा देने वाला तापमान, जो इतना ठंडा था कि उसका खून जमा सकता था, उसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह अभी भी बर्दाश्त के लायक था। आखिरकार उसने उस खौफनाक दर्द को बर्दाश्त किया था जब उसने आध्यात्मिक झील में नहाते समय अपनी नसों को मजबूत किया था। हालांकि वह कुंड की ठंड को तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने वाले इस नज़ारे को नहीं। इसी पल रुद्र ने भी अपने कपड़े उतारे और धीरे धीरे शीतल कुंड में उतर गया। उसके लंबे स्याह काले बाल नीचे की ओर झूल रहे थे और पानी की बूंदें उसके चौड़े कंधों पर चमक रही थीं। कुंड का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और पानी में डूबा हुआ शरीर हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, जो अंतहीन कल्पनाओं को जन्म दे रहा था। बेमिसाल नैन नक्श, शानदार खूबसूरती, अजनबियों को दूर रखने वाली उस बर्फीली परत के बावजूद वह अभी भी बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? काव्या ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, रुद्र ने केवल ये शब्द कहे। उसके पक्के इरादे के साथ कुंड की ठंड उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन वह बस काव्या के साथ रहना चाहता था, इसलिए रुद्र वहीं रुक गया। असल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शीतल कुंड का पानी बहुत ठंडा है। तुम्हें वापस जाकर मेरा इंतज़ार करना चाहिए। इस दानव जैसे रात्रि सम्राट के साथ नहाना सच में उसके दिल का इम्तिहान था। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि रुद्र बहुत ही आकर्षक अंदाज में किनारे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और काव्या की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। काव्या ने भी अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। आखिरकार ये केवल आधे घंटे की बात थी, लेकिन बगल में उस खास इंसान के होने की वजह से वह आधा घंटा पूरी रात से भी लंबा लग रहा था। शरीर में बचा हुआ जहर आखिरकार साफ होने के बाद काव्या ने बहुत बेहतर महसूस किया। उसने रुद्र से कहा, रुद्र मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हम पहले बाहर चलें या मैं चलूं? छपाक की आवाज़ के साथ रुद्र शीतल कुंड से ऐसे आसानी से बाहर आ गया मानो वह किसी समतल जमीन पर चल रहा हो। उसके बेमिसाल शरीर, लंबी टांगों, गठीले एब्स और बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा के साथ वह सच में स्वर्ग का चहेता था। उसने अपनी जगह से एक गहरे काले रंग का लबादा निकाला, जिसे उसने अपने गठीले शरीर पर लपेट लिया और हवा की तरह काव्या की नज़रों से ओझल हो गया। काव्या ने बेबसी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शरीर बहुत शानदार है, लेकिन हर समय इसका दिखावा मत किया करो। खुशकिस्मती से मैं इस परिवार की मालकिन आदमियों में दिलचस्पी नहीं रखती, वरना तुम बहुत पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुके होते। काव्या की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन रुद्र, जो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, उसने इसे साफ सुन लिया था। उसकी बर्फीली नीली आंखें अचानक गहरी हो गईं, उनमें प्यार और लाड़ की एक झलक दौड़ गई और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। काव्या ने दिव्य जल नाग अंगूठी से कपड़ों का एक अतिरिक्त जोड़ा निकाला, उन्हें पहना और फिर रुद्र को अलविदा कहने गई। मुझे लगा था कि मैं आज रात जहर उतारने में ही व्यस्त रहूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीतल कुंड में भीगने से मुझे इतनी जल्दी जहर उतारने में मदद मिलेगी। अब मैं जाकर ओयांगवेई की हालत देख सकती हूँ। उसे लगा कि सिंह परिवार शायद उस तरह का जहर नहीं बना सकता। उसे लगा कि इतनी घटिया चाल ओयांगवेई के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। ओयांगवेई के पीछे निश्चित रूप से किसी और का हाथ था, जो उसे उकसा रहा था और उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा था। एक साथ रुद्र काव्या को रात्रि सम्राट के महल से बाहर ले गया। महल से निकलते ही काव्या को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुद्र, ये सिंह परिवार के घर का रास्ता नहीं है। वह औरत सिंह परिवार के घर में नहीं है। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। सिंह परिवार क्या कर रहा है? उन्होंने ओयांगवेई पर नज़र भी नहीं रखी। क्या उन्हें डर नहीं है कि वह भाग जाएगी और बेगुनाह आदमियों और औरतों को नुकसान पहुंचाएगी?
हालांकि जब रुद्र काव्या को एक अंधेरी और सुनसान गली में ले गया तो उसे समझ आ गया कि ओयांग वेई को शायद बेगुनाह आदमियों और औरतों को नुकसान पहुंचाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अब फटे पुराने कपड़े पहने भिखारियों के एक समूह से घिरी हुई थी। हाथों की एक जोड़ी ने काव्या की आंखें ढक लीं और पलक झपकते ही उसके सामने के सभी लोग भिखारी कंकाल में बदल गए और गायब हो गए। हालांकि हवा में एक बहुत ही बदबूदार महक रह गई थी, जिससे रुद्र ने हल्की सी त्योरियां चढ़ा लीं। मम अचानक हर कोई गायब हो गया और ओयांग वेई को अपने पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हुई। वह रेंगती हुई गली से बाहर आए। उसे अपने सामने किसी की मौजूदगी महसूस हुई और जब उसने ऊपर देखा तो उसे वह औरत दिखाई दी जिससे वह बेइंतहा नफरत करती थी। काव्या, रात्रि सम्राट। काव्या से नफरत करने के साथ साथ ओयांग वेई डरी हुई भी थी। भले ही उसके पैर कमजोर पड़ गए थे, लेकिन वह ऐसे पागलों की तरह भागी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। धड़ाम, ओयांग वेई जमीन पर गिर पड़ी और अब आगे नहीं बढ़ सकी। इस पर काव्या धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, ओयांग वेई, कैसा रहेगा अगर हम एक सौदा करें? मुझे बताओ कि वह इंसान कौन है जिसने मेरे खिलाफ तुम्हारी इस साजिश को रचा है, और मैं किसी को तुम्हें सिंह परिवार के घर वापस भेजने के लिए कहूंगी। वरना अगर तुम आज रात सड़कों पर ही रह गई तो निश्चित रूप से कल विजयनगर में यह एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। ओयांग वेई ने खतरनाक तरीके से कहा, काव्या, तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? मेरी जो ये हालत हुई है वह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है? काव्या ने कहा, तुमने मुझे किस तरह का जहर दिया था? बेशक मैं तुम्हें इसका 10 गुना लौटाऊंगी। तुम ठीक कैसे हो? तुम पूरी तरह से सुरक्षित कैसे हो? आखिर मैं ही इतनी बदनसीब क्यों हूं? काव्या को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर ओयांग वेई हताशा से लगभग टूटने की कगार पर थी। तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन जहर के मामले में मेरा हुनर थोड़ा ज्यादा अच्छा है, काव्या ने शांति से कहा। मैं नहीं मानती, ये नामुमकिन है। उसने साफ तौर पर कहा था कि इस जहर का इलाज केवल आदमी ही कर सकते हैं, और यह कि तुम्हें लगातार आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तुम एक हवस की पुतली बन जाओगी। धड़ाम, अचानक एक बहुत बड़ी ताकत ने ओयांग वेई को हवा में उड़ा दिया। पफ पफ, पहले से ही कमजोर ओयांग वेई ने कई घूंट खून की उल्टी की। अगर काव्या रायचंद ओयांग वेई से कुछ जानकारी नहीं निकालना चाहती तो रुद्र रात्रि सम्राट शायद उसे अब तक एक सफेद कंकाल में बदल चुका होता। काव्या, तुमने सच में रात्रि सम्राट को फंसा लिया। वह रात्रि सम्राट ही था जिसने तुम्हारा जहर उतारा था, है ना? तो तुम्हारा हमेशा से ही रात्रि सम्राट के साथ इतना गहरा रिश्ता था। कोई हैरानी की बात नहीं कि महामहिम रात्रि सम्राट ने तुम्हारी इतनी रक्षा की, रायचंद परिवार की रक्षा की, और मेरा सिंह परिवार। ओयांग वेई का दिल खौफ से ठंडा पड़ गया। अगर उसे पहले पता होता कि काव्या का रुद्र के साथ इतना गहरा रिश्ता है तो भले ही उसके पास 1000 जानें होती, वह काव्या के खिलाफ साजिश रचने की जुर्रत कभी नहीं करती। और सिंह परिवार भी कभी रायचंद परिवार से दुश्मनी मोल नहीं लेता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ आखिर वह इंसान कौन है? अगर तुम मुझे बता दोगी तो सिंह परिवार के उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने मुझे मारने की साजिश रची थी, मैं किसी और को नहीं छूऊंगी। वूश, हवा को चीरते हुए एक आवाज गूंजी जो सीधे ओयांग वेई के गले की ओर जा रही थी। क्लैंग, एक काले रंग के जहरीले तीर को रुद्र ने बीच में ही रोक दिया। ओयांग वेई चीख पड़ी क्योंकि एक काले रंग का कीड़ा उसके दिल को चीरता हुआ बाहर कूद पड़ा। उसने अविश्वास से अपनी आंखें फाड़कर देखा, तुमने सच में मेरी जान ले ली। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, यह सच में एक बहुत ही घिनौना गू कीड़ा है। स्क्वीक, उसने एक स्प्रे की बोतल निकाली और उसे उस जहरीले गू कीड़े पर छिड़क दिया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से गल गया। धड़ाम, रुद्र की पकड़ से बचने में नाकाम रहने पर उस हत्यारे ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही चालाकी से काम कर रहा है, जिसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, काव्या ने आह भरते हुए कहा। ओयांग वेई मर चुकी थी और सुराग फिलहाल यहीं खत्म हो गया था। काव्या ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले घर चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रुद्र काव्या की आकृति के पीछे पीछे चल दिया। अगले दिन विजयनगर के लोगों को ओयांग वेई की लाश उस सुनसान गली में मिली। पलक झपकते ही ओयांग वेई के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं, जिससे सिंह परिवार के लोगों की शर्म के मारे सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुखिया सिंह परिवार का मुखिया ने गुस्से में कहा, लांती नाफरमान बेटी, अगर तुम्हें किसी अनजान कब्र में मरना ही था तो सड़क पर इस तरह मत मरती। इससे मेरे सिंह परिवार की केवल बदनामी ही हुई है। ओयांग जी ने गुस्से में कहा, पिताजी, ये निश्चित रूप से काव्या का ही काम होगा। वरना हम इतने लोगों के वेई पर नजर रखने के बावजूद वह बचकर कैसे भाग सकती थी? काव्या मरने के ही लायक है। मुखिया ने कहा, वह अब महामहिम रात्रि सम्राट की मंगेतर है, उसे छूने की जुर्रत कौन करेगा? क्या परम अग्नि संप्रदाय से कोई खबर आई है?
ओयांगजी की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। परम अग्नि संप्रदाय भी साफ तौर पर रुद्र से दुश्मनी नहीं करना चाहता। लानत है। जीनियस रैंकिंग अंतिम दौर। अगले दिन होनहार युवाओं की रैंकिंग प्रतियोगिता जीनियस रैंकिंग जारी रही और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले 5 होनहार युवा वहां पहुंच चुके थे। हर इंसान को बारी बारी से बाकी 4 लोगों के साथ मुकाबला करना था और जीतने वाले को 1 अंक मिलेगा। जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही पहले स्थान का विजेता होगा और इसी तरह आगे भी। अगर 2 लोगों के अंक बराबर होते हैं तो विजेता तय करने के लिए उनके बीच मुकाबला होगा। मंच पर आने वाली पहली इंसान काव्या थी और पहला मुकाबला काव्या और यज्ञ के बीच था। साफ था, जब उनके मुकाबले की घोषणा हुई थी तो हर कोई नतीजा पहले से ही जानता था और स्वर्ण योद्धा भवन ने इस मुकाबले के लिए कोई भी दांव सट्टा लगाने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि काव्या का जीतना बिल्कुल पक्का था। उम्मीद के मुताबिक मुकाबले के मंच पर कदम रखते ही यज्ञ ने कहा, बॉस मैं हार मानता हूं। काव्या ने कहा, क्या तुम अपनी बॉस पर अपना हाथ साफ नहीं करना चाहते? यज्ञ हंसा और बोला, मैं बॉस से लड़ना नहीं चाहता और न ही मैं बॉस से मार खाना चाहता हूं। हार मानना ही सबसे अच्छा रास्ता है। यज्ञ ने हार मान ली और काव्या ने बिना एक उंगली उठाए ही 1 अंक हासिल कर लिया। अगला मुकाबला काव्या बनाम राजकुमार किंग्युन बादल राजकुमार का था। जैसे ही वह खूबसूरत और बेमिसाल आकृति मुकाबले के मंच की ओर बढ़ी, काव्या ने अपने सामने मौजूद उस आदमी को देखा। ये पहली बार था जब उसने राजकुमार किंग्युन को इतने ध्यान से देखा था। वह लंबे और छरहरे थे और उनका गठीला शरीर चांद की रोशनी जैसे सफ़ेद रेशमी लबादे में लिपटा हुआ था। उनके लंबे काले बालों को सफ़ेद जैद संगमरमर के हेयरपिन से बांधा गया था। उनकी घनी भौहें नए चांद की तरह थीं और उनकी आंखें, जो साफ दिखती थीं, किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं। वे बहुत ही सौम्य और शालीन थे, फिर भी शांत और दुनिया से अलग थलग, मानो दुनिया में अकेले खड़ी कोई सुनसान ऑर्किड की कली हो। मैं अपना नाम वापस लेता हूं, मैं हार मानता हूं। राजकुमार किंग्युन ने काव्या से जो पहले शब्द कहे वे यही थे। काव्या हैरान रह गई। यज्ञ उसका छोटा भाई जैसा था, इसलिए उसका हार मानना समझ में आता था। लेकिन महामहिम बादल राजकुमार का बिना लड़े ही हार मान लेना बहुत ही अजीब बात थी। काव्या ने कहा, राजकुमार किंग्युन, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप बिना लड़े ही हार मान रहे हैं? मुझे पक्का यकीन है। तुम छोटे रुद्र की मंगेतर हो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, उन्होंने बहुत ही शांति से कहा और उनकी चांद जैसी सफ़ेद आकृति मुकाबले के मंच से गायब हो गई। काव्या दंग रह गई। ऐसा लगता है कि उसे रुद्र की ताकत और रुतबे का फायदा मिल रहा था। सफ़ेद कमल के खिलाफ जंग। काव्या के पहले 2 मुकाबले बहुत ही आसानी से बीत गए और अंत में उसका सामना रवीना रायचंद से हुआ। रवीना बहुत ही नज़ाकत के साथ मंच पर आए और काव्या की ओर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, काव्या, बहुत समय हो गया। तुम कैसी हो? रवीना, अपनी ये बकवास बंद करो और चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं, काव्या ने 2 टूक शब्दों में कहा। कोई इस प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता का इस्तेमाल करके उसे जान से मारना चाहता था। अंतिम 5 में से यज्ञ और राजकुमार किंग्युन के बाहर होने के बाद अब केवल रवीना और इस रैंकिंग प्रतियोगिता की आयोजक यून जिनरान बची थीं। लड़ाई के बाद ही वह कोई सुराग ढूंढना शुरू कर सकती थी। अगर काव्या यही चाहती है तो मैं निश्चित रूप से उसकी यह इच्छा पूरी करूंगी, रवीना ने कोमलता से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि रवीना के जीतने की कितनी संभावना है? मैंने सुना है कि रवीना एक रहस्यमयी गुरु के साथ सीख रही है और लगभग 1 साल से विजयनगर में नहीं थी। शायद उसने बहुत तरक्की कर ली है। ये सच है तो चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। रवीना सफ़ेद धुएं के एक गुबार में बदल गई और काव्या की ओर झपटी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने हवा को चीर दिया, जिससे आसपास की हवा चटकने लगी। हर कोई हैरान रह गया। यह आध्यात्मिक शक्ति, रवीना सच में एक आध्यात्मिक साधिका के स्तर तक पहुंच चुकी है। युवराज शौर्य ने उस सफ़ेद आकृति को बहुत ही गर्व के साथ देखा। रवीना की प्रतिभा सच में बेमिसाल है। ये दावा कि उसने अपनी यह कामयाबी केवल जादुई गोलियों की वजह से हासिल की है, ये तो बस काव्या का रवीना को बदनाम करने का एक बहाना था। काव्या ने एक तरफ हटकर रवीना के हमले को चकमा दिया और उसकी जल तत्व की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही उसके हाथ में इकट्ठी हो चुकी थी। उसने बिना किसी रहम के रवीना पर हमला किया। जल नाग प्रहार। इसी पल अनगिनत सफ़ेद रेशमी पट्टियां रिबन प्रकट हुईं, जिन्होंने काव्या के जल नाग को रोक दिया। धड़ाम। 2 ताकतों के टकराने से एक जोरदार कंपन गूंज उठा। दोनों आकृतियां, एक जामुनी रंग में और एक सफ़ेद रंग में, कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। रवीना का ये किस तरह का जादुई हथियार है? इसने सच में रायचंद परिवार की मालकिन के जल तत्व के हमले को रोक दिया। ये निश्चित रूप से 3री श्रेणी या उससे ऊपर का जादुई हथियार होगा। पूरे विदर्भ राज्य में ऐसे जादुई हथियार केवल मुट्ठी भर ही हैं। रवीना कितनी खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा दिव्य हथियार मिला। ये मुकाबला बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।
भले ही मालकिन काव्या एक जल तत्व की आध्यात्मिक साधिका हैं और अपने से ऊंचे स्तर के लोगों से लड़ सकती हैं, लेकिन उसी स्तर पर मौजूद रवीना के पास एक 5वीं श्रेणी का जादुई हथियार है और वह भी कमज़ोर नहीं है। हर कोई उत्साहित हो गया और आने वाले मुकाबले को ध्यान से देखने लगा। एक वूश की आवाज़ के साथ रवीना की आकृति नाचने लगी। उसकी नज़ाकत और बेमिसाल हरकतें किसी नाचती हुई अप्सरा की तरह थीं, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। क्या शानदार नज़ारा था! सफ़ेद रेशम के बीच रवीना की आकृति लगातार धुंधली होती जा रही थी और जानलेवा इरादों की लहरें हर तरफ से उमड़ रही थीं। काव्या उस भंवर के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी आकृति बिल्कुल भी नहीं हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा, क्या ये कोई भ्रम है? ये हमेशा से एक रहस्य था कि रवीना रायचंद ने अपने उस रहस्यमयी गुरु से क्या सीखा था। लेकिन अब आखिरकार उसका पर्दाफाश हो गया था। अपनी उंगली के एक इशारे से काव्या रायचंद ने अनगिनत जादुई सुइयों को हर दिशा में उड़ा दिया। उसके भ्रम काव्या को बेवकूफ़ नहीं बना सके और उसने रवीना के बचाव को तोड़ने के लिए उन जहरीली सुइयों का इस्तेमाल किया। चिर्रर्रा! उन जादुई सुइयों ने रवीना के सफ़ेद रेशम को चीर दिया। उसका जादुई हथियार 5वीं श्रेणी का था, लेकिन एक उच्च स्तरीय हथियार बनाने वाले बुजुर्गों द्वारा बनाई गई जादुई सुइयों की धार इस 5वीं श्रेणी के हथियार को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। जादुई सुइयां हर तरफ से आ रही थीं, जिससे रवीना पूरी तरह से घिर गई थी और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। दर्द से भरी एक चीख गूंजी और वह जादुई सफ़ेद रेशम नीचे गिर गया, जिससे मंच पर बुरी तरह गिरी हुई रवीना सबके सामने आ गई। रवीना की ये दयनीय हालत देखकर हर किसी की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सिहरन दौड़ गई। रायचंद परिवार की मालकिन सच में बहुत बेरहम थी। इस समय रवीना के शरीर, हाथों और पैरों की हड्डियों को चीरते हुए अलग अलग लंबाई की 4 जादुई सुइयां आर पार हो चुकी थीं, जिन्होंने उसे मुकाबले के मंच पर कील की तरह गाड़ दिया था। उसके हाथों और पैरों की स्थिति बिल्कुल एक समान थी, जिसमें जरा भी अंतर नहीं था। काव्या का निशाना सच में बेमिसाल था। रवीना का एक कतरा भी खून नहीं निकला, लेकिन वह इतने दर्द में थी कि उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसकी ये दयनीय हालत देखकर वहां मौजूद सभी आदमियों को उस पर तरस आ रहा था। युवराज शौर्य ने दहाड़ते हुए कहा, काव्या, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? बहन, बहन! रुयुन रायचंद रोते हुए बाहर दौड़ी। वह अपनी बहन के लिए बहुत परेशान थी। इन दोनों ने रवीना के प्रति अपने प्यार और बहन के गहरे लगाव का ऐसा नाटक किया, जिसने दर्शकों को बहुत भावुक कर दिया। काव्या ने रुयुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें रोना ही है तो घर जाकर रो। जहां तक महामहिम युवराज की बात है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे, इस परिवार की मालकिन को चुनौती दे सकते हैं। किसी औरत की तरह तमाशा मत कीजिए, ये सुनना बहुत परेशान करने वाला है। काव्या ने युवराज शौर्य की ओर देखा और नफरत से कहा। रवीना का चेहरा सुन्न पड़ गया और युवराज शौर्य का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। काव्या, इतना घमंड मत करो। काव्या ने आलस भरे अंदाज में कहा, महामहिम, आपका कर्ज अभी तक नहीं चुकाया गया है और समय सीमा करीब आ रही है। मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हैं कि मैं कर्ज वसूलने के लिए लोगों को लेकर आपके महल में आऊं। युवराज शौर्य अवाक रह गया। उसने हर पाई जोड़ ली थी और कई चीजें भी बेच दी थीं, लेकिन फिर भी वह कर्ज नहीं चुका पाया था। अब जब काव्या ने फिर से यह बात उठा दी थी, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रवीना को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ और बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। युवराज शौर्य अपनी प्यारी औरत को लेकर जल्दी से वहां से चला गया। काव्या ने लगातार 3 मुकाबले जीते थे और अब केवल एक मुकाबला बाकी था। काव्या का आखिरी मुकाबला युन परिवार के सबसे बड़े बेटे युन जिनरान के खिलाफ था। एक विद्वान पढ़े लिखे इंसान का चोगा पहने युन जिनरान धीरे धीरे मुकाबले के मंच पर आया। भीड़ के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि बाहर से कमज़ोर और एक विद्वान सा दिखने वाला ये युवा स्वामी असल में विदर्भ राज्य की युवा पीढ़ी के शीर्ष 5 में शामिल था। काव्या ने युन जिनरान को ऊपर से नीचे तक देखा। शाही राजकुमारों और यज्ञ के भाइयों की तुलना में युन जिनरान का रूप रंग बस औसत साधारण ही था। हालांकि उसका शालीन बर्ताव, उसकी शानदार प्रतिभा और उसकी बेमिसाल साधना क्षमता विदर्भ राज्य की औरतों को अपना दीवाना बना देती थी, जिससे वह राज्य के युवा होनहारों के लिए एक आदर्श बन गया था। काव्या ने धीरे से कहा, युन जिनरान। युन जिनरान ने बहुत ही शालीनता से कहा, मालकिन काव्या के खिलाफ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं मालकिन काव्या से विनती करता हूं कि बाद में मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं। काव्या की आंखों में एक गहरी चमक दौड़ गई। अगर युवा स्वामी युन मेरे दुश्मन नहीं हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से उन पर रहम करूंगी। लेकिन अगर वे हैं, तो रवीना का जो हाल हुआ, वही तुम्हारा भी होगा। युन जिनरान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं भला मालकिन काव्या का दुश्मन कैसे हो सकता हूं? मालकिन काव्या सच में मजाक कर रही हैं। चलो सीधे मुकाबला शुरू करते हैं और इस खेल को खत्म करते हैं। काव्या ने भारी आवाज में कहा। अगर वह उसे मारने का इरादा नहीं रखता है, तो युन जिनरान पर्दे के पीछे का वह इंसान नहीं हो सकता। ठीक है,
युन जिनरान ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा। अचानक युन जिनरान एक सफ़ेद रोशनी से घिर गया और उससे जो आभा निकल रही थी वह किसी भी तरह से रवीना से कम नहीं थी। हर किसी की आंखों में हैरानी छा गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि युन परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी ही सबसे बड़ा छुपा रुस्तम निकलेगा। भले ही वह पहले चौथे स्थान पर था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत पहले स्तर के आध्यात्मिक साधक के चरम तक पहुंच गई होगी। ये तो बहुत ही शानदार है। युवा स्वामी युन अभी केवल 18 साल के हैं। युन जिनरान ने कहा, अगर हमें मालकिन काव्या को हराना है तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी ही होगी। फिर युन जिनरान की ताकत सच में एक बार फिर से बढ़ गई और वह दूसरे स्तर के आध्यात्मिक साधक तक पहुंच गई। युन जिनरान की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। वह हवा में उछला, अपना हाथ घुमाया और काव्या पर हमला कर दिया। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवा स्वामी युन, जो देखने में इतने कोमल और कमज़ोर लगते हैं, वे इतने तेज और खतरनाक होंगे। हर कोई हैरान रह गया। यज्ञ का चेहरा काला पड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युन जिनरान इतना चालाक होगा। अगर आज उसका सामना बॉस से नहीं होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वह कितना काबिल है। काव्या ने हमले से बचने या पीछे हटने की कोशिश नहीं की और कहा, इतने कम हुनर के साथ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जल नाग प्रहार। जल नाग ने हवा को चीरते हुए सीधे युन जिनरान पर हमला किया। युन जिनरान ने हमले को चकमा दिया और उसकी आकृति तेजी से गुजर गई। वह बेबसी से मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि मैंने सच में मालकिन काव्या को कम आंका था। वह बहुत ही शालीनता से वहां खड़ा था और अचानक उसके हाथ हजारों में बदल गए और एक भारी आवाज गूंजी, 10,000 बुद्ध हस्त। 10,000 बुद्धों के हाथ जोर से नीचे गिरे और एक तीसरे स्तर के आध्यात्मिक साधक को भी इसके खौफनाक हमले से बचना पड़ता तो फिर पहले स्तर की आध्यात्मिक साधिका काव्या की तो बात ही क्या थी। 10,000 बुद्धों की वह ताकत बेइंतहा खौफनाक थी। काव्या की आंखों में एक चमक दौड़ गई क्योंकि उसने इसमें एक कमी ढूंढ ली थी और तुरंत हमला करते हुए चिल्लाई, जल नाग का आसमानी कहर, टूट जाओ। पानी की बूंदें अनगिनत आकारों में बदल गईं और काव्या का अगला वार तुरंत ही हुआ। गिरते फूल और बहती बारिश। पानी की बर्फीली ठंड ने युन जिनरान को घेर लिया, जिसने जल्दी से बचने की कोशिश की। जल नाग प्रहार। लेकिन काव्या उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं देने वाली थी। हमला फिर से हुआ। जल नाग का आसमानी कहर। धड़ाम। मुकाबले के मंच पर काव्या के हमले एक के बाद एक लगातार हो रहे थे। हर किसी के होंठ फड़क उठे। रायचंद परिवार की मालकिन की आध्यात्मिक शक्ति तो मानो कभी खत्म ही नहीं होती। ये बहुत ही अजीब है। इस रफ्तार से युवा स्वामी युन शायद थक कर ही मर जाएंगे। काव्या के उन पागलों की तरह किए जा रहे हमलों के सामने युन जिनरान बेबस हो गया था। जैसे ही वह अपनी हार मानने वाला था, एक जामुनी रंग की आकृति अचानक हवा की तरह उसके पास पहुंची। हाथ में जहरीली सुई लिए वह बर्फीली और जानलेवा सुई उसकी एक नाजुक नस एक्यूपंक्चर पॉइंट में घुसने ही वाली थी। युन जिनरान की पुतलियां खौफ से सिकुड़ गईं। काव्या सच में उसे मारने वाली थी। बूम। मौत के खौफ के साए में युन जिनरान की अपनी जान बचाने की फितरत ने उसे अपनी असली ताकत बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। खौफनाक और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ने काव्या को दूर फेंक दिया और वह हवा में घूमती हुई दर्जनों कदम पीछे जा गिरी। मुकाबला देख रहे यज्ञ का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। एक तीसरे स्तर का आध्यात्मिक साधक युन जिनरान आखिर और कितने गहरे राज छिपाए हुए है। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। युवा स्वामी युन सच में एक छुपा रुस्तम है। 18 साल से कम उम्र में एक तीसरे स्तर का आध्यात्मिक साधक। उसकी साधना प्रतिभा पूरे हिम महाद्वीप में सबसे बेहतरीन है। काव्या रायचंद ने कहा, तो क्या यही तुम्हारी असली ताकत है? युन जिनरान ने जवाब दिया, अगर मालकिन काव्या ने मुझे इतना मजबूर नहीं किया होता तो मैं आसानी से यह मुकाबला जीत सकता था और विदर्भ राज्य की जीनियस रैंकिंग सूची होनहार युवाओं की सूची में पहला स्थान हासिल कर सकता था। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हालांकि मैं तुम्हें तब हराना ज्यादा पसंद करूंगी जब तुम अपनी असली और पूरी ताकत में होगे, ताकि मैं एक सच्चे और लायक तरीके से यह खिताब जीत सकूं। शायद मेरा ये रूप आपको निराश कर देगा मालकिन काव्या। युन जिनरान बेमिसाल रफ्तार से काव्या के करीब आया और उसकी हथेली से एक बहुत ही विशाल आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी क्योंकि उसने काव्या की ओर हमला किया था। जब 2 स्तर ऊपर के किसी विरोधी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो काव्या ने इस बार चकमा देने का फैसला किया, लेकिन उस हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसकी पोशाक के कुछ हिस्सों को फाड़ दिया। फिर मुकाबले ने एक नाटकीय मोड़ लिया और युन जिनरान, जो अब तक काव्या से मार खा रहा था, उसने दबाव बनाते हुए काव्या पर जोरदार हमला कर दिया। मालकिन काव्या, पिछले 18 सालों में केवल आप ही मुझे, युन जिनरान को, इस हद तक धकेलने में कामयाब हुई हैं, इसलिए आज मुझे आपको हराना ही होगा। काव्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम मुझे हराना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। काव्या ने अचानक अपना हाथ उठाया और अनगिनत जादुई सुइयां हवा में उड़ने लगीं। रायचंद परिवार की मालकिन ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार कर दिया है। इसी तरह से तो रवीना अभी हारी थी।
पिछले मुकाबले के बाद वे जान गए थे कि काव्या का सबसे जानलेवा हथियार उसका जल तत्व का हमला नहीं था, बल्कि यह अजीबोगरीब सुइयों वाला हथियार था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। भले ही सुइयों का हमला बहुत ही अजीब और खतरनाक था, लेकिन हर कोई उनके बीच की ताकत के अंतर को साफ देख सकता था। ये बारीक सुइयां सच में बहुत शानदार हैं, लेकिन युवा स्वामी युन रवीना से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। मालकिन काव्या के लिए यह मुकाबला जीतना इतना आसान नहीं होगा। अचानक सामने आई जादुई सुइयों का सामना करते हुए युन जिनरान बिल्कुल शांत रहा। उसकी हथेली से निकली हवा की लहरों ने सीटी बजाते हुए काव्या की जादुई सुइयों को दूर धकेल दिया। लेकिन जब उसने उन जादुई सुइयों को दूर धकेला तो उनसे भी छोटी सुइयां बारिश की तरह उसकी ओर उड़ने लगीं। युन जिनरान के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए और उसने जल्दी से बचने की कोशिश की। काव्या ने बुजुर्ग हुओं से जादुई सुइयों का एक ऐसा जखीरा बनवाया था जिसके कई काम थे। वे जान बचा सकती थीं, लोगों को जहर दे सकती थीं, हमले के लिए इस्तेमाल की जा सकती थीं, या छिपकर वार करने के लिए गुप्त हथियारों के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। धड़ाम! युन जिनरान ने जल्दबाजी में चकमा दिया और अंततः सभी सुइयों को दूर धकेल दिया। हर कोई थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ऐसा लगता है कि युवा स्वामी युन इस हमले से बच गए हैं। लगता तो नहीं है, तभी किसी ने भीड़ में से कहा। हर किसी ने देखा कि युन जिनरान की उंगलियों से खून की एक पतली धार बह रही थी। युवा स्वामी युन घायल हो गया था। ये बस एक छोटी सी खरोंच है, वह ठीक होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, युन जिनरान का चेहरा अचानक मौत के समान पीला पड़ गया। एक पफ की आवाज के साथ उसने मुंह भरकर खून की उल्टी की और उसके होंठ जामुनी रंग के होने लगे। मृत्युंजय वैद्य की सुइयों की एक छोटी सी खरोंच भी जानलेवा हो सकती थी। भीड़ ने अविश्वास में आह भरी। मालकिन काव्या जीत गईं। उन्होंने सच में तब भी जीत हासिल कर ली जब युवा स्वामी युन की ताकत तीसरे स्तर के आध्यात्मिक साधक तक पहुंच चुकी थी। काव्या ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं अभी तक जीती नहीं हूं, और युवा स्वामी युन ने अभी तक हार नहीं मानी है। काव्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ युन जिनरान की ओर देखा। वह उसके चेहरे का एक भी भाव नहीं चुकाना चाहती थी। ठीक तभी स्वर्ण योद्धा भवन का मालिक आगे आया और बोला, इस प्रतियोगिता के रेफरी के रूप में मैं ऐलान करता हूं कि युवा स्वामी युन हार गए हैं। जल्दी से युवा स्वामी युन को उनके घावों के इलाज के लिए बाहर ले जाओ। भले ही स्वर्ण योद्धा भवन के मालिक ने ऊपर से शांत रहने का दिखावा किया, लेकिन काव्या उसकी आंखों में छिपी घबराहट को साफ देख सकती थी। काव्या का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि स्वर्ण योद्धा भवन और युन जिनरान के बीच कोई गहरा रिश्ता था, वरना वह युन जिनरान को समय पर बचाने के लिए काव्या को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाता। हम्फ! काव्या ने ठंडे स्वर में फुफकार भरी और मुकाबले के मंच से नीचे उतर गई। अगर वह इस बार बच निकला है तो युन जिनरान का असली चेहरा बेनकाब करने का कोई न कोई मौका जरूर मिलेगा। दूसरा और तीसरा स्थान। रवीना अपनी लड़ने की क्षमता खो चुकी थी और युन जिनरान भी अपनी लड़ने की क्षमता खो चुका था। यज्ञ और राजकुमार किंग्युन के लिए अब उनके दो बड़े विरोधी नहीं बचे थे, जिससे ये प्रतियोगिता काफी आसान हो गई। आखिरी मुकाबले में दूसरे और तीसरे स्थान के विजेता का फैसला करने के लिए यज्ञ का सामना राजकुमार किंग्युन से हुआ। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमार किंग्युन भी बहुत ताकतवर थे। उनके विदर्भ राज्य में काव्या और युन जिनरान के रूप में केवल दो ही खौफनाक होनहार युवा नहीं थे, वहां राजकुमार किंग्युन भी मौजूद थे। ये सच में विश्वास करने लायक नहीं था कि उनके पास भी एक तीसरे स्तर के आध्यात्मिक साधक की ताकत थी। खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर विरोधी का सामना करते हुए यज्ञ ने अपनी पूरी ताकत झोंक देने का फैसला किया। वह पहले ही नेता काव्या से बहुत पीछे छूट चुका था, और अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो वह और भी पीछे छूट जाएगा, और यह बात उसे खौफ से भर देती थी। बूम! दोनों आकृतियां आपस में टकरा गईं। लड़ाई के दौरान यज्ञ ने पागलों की तरह अपनी क्षमता को बाहर निकाला और एक बार फिर अपनी सीमा को तोड़ते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। 17 साल से कम उम्र में ऐसी खौफनाक ताकत के साथ उसे विदर्भ राज्य का एक शीर्ष होनहार युवा माना जा सकता था। धड़ाम! लेकिन 4 स्तरों का अंतर ऐसा था जिसे पाटा नहीं जा सकता था, और यज्ञ अंततः राजकुमार किंग्युन से हार गया। हालांकि राजकुमार किंग्युन साफ तौर पर बहुत समझदार और रहमदिल इंसान थे, और यज्ञ को केवल मामूली चोटें ही आईं। नई जीनियस रैंकिंग सूची। जल्द ही होनहार युवाओं जीनियस की नई सूची जारी कर दी गई। पहला स्थान काव्या 4 अंक। दूसरा स्थान राजकुमार किंग्युन 3 अंक। तीसरा स्थान यज्ञ 2 अंक। चौथा और पांचवां स्थान युन जिनरान के असली नतीजों ताकत के बारे में जानने के बाद रवीना की स्वाभाविक रूप से चौथे स्थान पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं हुई और उसे यह स्थान युन जिनरान को ही देना पड़ा। इसलिए युवा स्वामी युन ने अपनी पिछली रैंकिंग चौथा स्थान बरकरार रखी और रवीना 5वें स्थान पर रही। रायचंद परिवार के घर में युन जिनरान के बारे में कुछ जानकारी पकड़े हुए काव्या ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और कहा, युन जिनरान की जांच करने के बाद तुम्हें केवल इतनी सी ही जानकारी मिली है। जी, मैं नाकाबिल हूँ।
छाया दो ने बहुत शर्मिंदगी के साथ कहा। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। युन जिनरान ने इतने लंबे समय तक इसे एक राज रखा है, तो स्वाभाविक रूप से वह आसानी से अपना असली रूप सामने नहीं आने देगा। अगर दुश्मन कोई चाल नहीं चलता है तो मैं भी कोई चाल नहीं चलूंगी। जी। ऋषवैद्य का घमंड और नया तमाशा। शीर्ष 10 होनहार युवाओं की रैंकिंग प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी और काव्या ने इसमें पहला स्थान हासिल किया था। पूरे विदर्भ राज्य में अब कोई भी काव्या को एक नाकारा मालकिन कहने की जुर्रत नहीं करेगा और रायचंद परिवार के बुजुर्ग भी अब बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो गए थे। इसी बीच दंजी संप्रदाय से युन जिनरान का एक सीनियर भाई, जो एक निम्न स्तर का रसवैद्य था, युन जिनरान का जहर उतारने के लिए विदर्भ राज्य आया और इस दौरान उसने रवीना का भी इलाज कर दिया। इस निम्न स्तर के रसवैद्य ने न केवल रवीना का इलाज किया, बल्कि ऐसा लगा मानो उसे पहली ही नज़र में किसी अप्सरा जैसी दिखने वाली रवीना से प्यार हो गया हो और उस खूबसूरती के पीछे वह लगभग युवराज शौर्य से भिड़ ही गया था। हैरानी की बात यह थी कि रवीना के पास भी रसविद्या की एक बेहतरीन प्रतिभा थी। इस सीनियर भाई ने उस खूबसूरत लड़की की सिफारिश एक शागिर्द के रूप में अपने गुरु से करने की योजना बनाई ताकि वह उसकी जूनियर बहन बन सके और उसे उसके करीब रहने का फायदा मिल सके। युवराज शौर्य पहले से ही बहुत निराश और हताश था। उसने उस खूबसूरत लड़की की खातिर रायचंद परिवार को बहुत सारे खजानों का हर्जाना दिया था। अगर उसके हाथ लगने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उस खूबसूरती को छीन ले तो क्या यह उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उस खूबसूरत लड़की को खुश करने के लिए उस रसवैद्य ने विदर्भ झील पर्पल मून लेक में एक रसविद्या आदान प्रदान सम्मेलन का आयोजन किया। रसविद्या में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी इंसान का इस सम्मेलन में स्वागत था। इस सम्मेलन में शाही महल के रहस्यमय मुख्य रसवैद्य को भी आमंत्रित किया गया था। उसने यहाँ तक शेखी बघारी थी कि एक दिन वह वैद्यराज को भी पीछे छोड़ देगा। विजयनगर से यह खबर बहुत तेजी से और दूर दूर तक फैल गई। इसे सुनकर वैद्यराज जुन्मो इतना गुस्सा हुआ कि वह उस घमंडी और नाकारा इंसान को जान से मार देना चाहता था। वह काव्या के पास आया और बोला, छोटी बच्ची, कल उस सम्मेलन में मेरे साथ चलकर तमाशा करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह आखिर है क्या चीज़? उसकी मुझसे बेहतर होने का दावा करने की हिम्मत कैसे हुई? काव्या रायचंद ने बहुत ही वफादारी दिखाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, चलो चलकर तमाशा करते हैं। मैं भी देखना चाहती हूं कि दंजी संप्रदाय का ये तथाकथित जीनियस रसवैद्य आखिर क्या चीज़ है। दंजी संप्रदाय और युन जिनरान के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए हो सकता है कि इस जीनियस रसवैद्य का इम्तिहान लेने से युन जिनरान का असली चेहरा बेनकाब हो जाए। भले ही आज वैद्यराज जुन्मो उसे ढूंढने नहीं आए होते, फिर भी वह वहां जाने ही वाली थी। विदर्भ झील पर तमाशा। अगले दिन विदर्भ झील पर बहुत चहल पहल थी। पानी के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार नाव जहाज खड़ी थी और खूबसूरत कपड़े पहने हुए अनगिनत रईस लोग और महिलाएं शानदार बांस के बेड़ों पर सवार होकर उस नाव की ओर जा रहे थे। भले ही उन्हें खुद रसविद्या में कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन वे दंजी संप्रदाय के एक जीनियस रसवैद्य शिष्य से जान पहचान बनाने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस पल जामुनी रंग की पोशाक में एक बहुत ही शालीन और खूबसूरत आकृति और सफ़ेद लबादा पहने एक आदमी, जो किसी देवता की तरह लग रहा था, एक बांस के बेड़े पर सवार होकर नाव के पास पहुंचे और धीरे धीरे नाव पर चढ़े। उन्हें देखते ही मेहमानों का स्वागत करने वाली सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक दासी का चेहरा तुरंत खौफनाक हो गया। काव्या, हमारी मालकिन ने तुम्हें नहीं बुलाया है, इसलिए अभी यहाँ से दफा हो जाओ। जियाओ ताओ, जो रवीना रायचंद की निजी दासी थी, वह 3 साल पहले रायचंद परिवार की मालकिन काव्या से मिलने के बाद से ही उसे नीची नज़रों से देखती थी। इसके अलावा उसका मानना था कि काव्या उनकी मालकिन को परेशान कर रही थी, और अब जब उनकी मालकिन के लिए 2 शानदार आदमियों के बीच होड़ मची हुई थी, तो उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। तो क्या हुआ अगर वह विदर्भ राज्य की सबसे होनहार युवा नंबर 1 जीनियस थी? क्या वह एक रसवैद्य की बराबरी कर सकती थी? काव्या इतनी बदतमीज और नासमझ दासी के साथ नरमी से पेश आने वाली नहीं थी। धड़ाम, काव्या ने उसे लात मारकर पानी में गिरा दिया। एक अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता। मेरी मालकिन, मैं अपनी ही नाव पर चढ़ रही हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए तुम जैसी एक छोटी सी दासी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? जियाओ ताओ। इसी पल एक घबराई हुई आवाज़ आई और कई लोग बाहर आए और उन्होंने काव्या और उसके बगल में खड़े जुन्मो को देखा। क्या शानदार और बेमिसाल जोड़ी थी, एक बेहद खूबसूरत आदमी और एक हसीन औरत। वे इतने मनमोहक लग रहे थे कि कोई भी उन पर से अपनी नज़रें नहीं हटा सकता था। जल्दी करो और जियाओ ताओ को बचाओ, जल्दी, रवीना ने घबराते हुए रोकर कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने जिंग लियांगहुई की आस्तीन पकड़ ली। बेशक जिंग लियांगहुई उस खूबसूरत लड़की को परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को दासी को बचाने का आदेश दिया। हालांकि जब दासी को पानी से बाहर निकाला गया तब तक वह बेहोश हो चुकी थी।
नामर्दी का खुलासा। रवीना की उंगलियों के पो सफ़ेद पड़ गए क्योंकि वह कांपते हुए काव्या के पास गई और बहुत ही दयनीय अंदाज में बोली, काव्या, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें ज़िया ताऊ की कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें अपना गुस्सा निकालना ही है तो मुझ पर निकालो। बेगुनाह लोगों को चोट क्यों पहुंचाना। झील के पानी में लहरें उठ रही थीं और वह लहरों से टकराए किसी सफ़ेद कमल की तरह नाजुक लग रही थी, जिससे जिंग लियांगहुई का दिल टूट गया। जिंग लियांगहुई ने कहा, काव्या रायचंद, तुम एक बहुत बड़े परिवार की मालकिन हो। क्या एक कमज़ोर औरत को परेशान करके तुम्हें बहुत महान होने का एहसास होता है। गुलाबी रंग की पोशाक पहने रुयुन रुयुन रायचंद दौड़कर आए और रवीना को पकड़ते हुए बोली, बहन, तुम्हें भविष्य में उस बेरहम औरत से दूर रहना चाहिए, वरना तुम फिर से उसके हाथों चोट खाओगी। इसी पल युवराज शौर्य और राजकुमार सिद्धार्थ भी बाहर आ गए। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने काव्या के बगल में उस देवता जैसे आदमी को देखा तो उसका चेहरा बहुत ही बुरा हो गया। वह लांती काव्या पहले ही वह यज्ञ के साथ चक्कर चला रही थी और आज वह किसी अजनबी आदमी के साथ यहाँ आई है। ये बेवफा और बेशर्म औरत। जुनमो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे बिना किसी वजह के एक आवारा आदमी का ठप्पा दे दिया गया था। काव्या ने अपनी भरीकुटी हल्की सी उठाई, उसके नाजुक होंठों पर एक शैतानी मुस्कान खेल रही थी और उसने कहा, तो फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें किसी और की इस्तेमाल की हुई झूठी चीज़ को खुश करने की कोशिश में ज़्यादा महान होने का एहसास होता है। काव्या। इसी पल रवीना ने अपना होंठ कसकर काट लिया और एक दिल टूटने वाला चेहरा बनाया। युवराज शौर्य ने गुस्से में कहा, काव्या, रवीना को बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रवीना और मैं उतने गंदे नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। काव्या ने एक बहुत ही समझदार मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि महामहिम युवराज सच में नामर्दक्षम हैं। मुझे लगा था कि वे अफवाहें झूठी थीं। हर कोई सन रह गया। काव्या ने सच में एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया था। वे सभी सदमे में थे। महामहिम युवराज सच में किसी काम के नहीं थे। युवराज शौर्य का चेहरा खौफनाक और भयानक हो गया। काव्या, तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रही हो। अगर वह काव्या को हरा सकता तो वह सच में उसे थप्पड़ मार मार कर जान से मार देना चाहता। गुरुपेंग का आगमन। ये सब कैसा शोर है। तभी एक बूढ़ी आवाज आई। भूरे रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी भीड़ के सामने प्रकट हुआ। यहाँ तक कि युवराज शौर्य ने भी अपना गुस्सा दबा लिया और सम्मानपूर्वक कहा, गुरुपेंग, आप आ गए। ये गुरुपेंग थे, शाही महल के मुख्य रसवैद्य। गुरुपेंग के आते ही विदर्भ राज्य के सभी युवा स्वामी और महिलाओं ने उन्हें बहुत ही सम्मान और आदर की नज़रों से देखा। आमतौर पर इस गुरु की एक झलक पाना भी बहुत मुश्किल होता है। जिंग लियांगहुई हालांकि इससे सहमत नहीं था। उनके दंजी संप्रदाय में ऐसे रसवैद्यों की भरमार थी जो केवल दूसरी श्रेणी की गोलियां ही बना सकते थे। अगर विदर्भ राज्य में उसकी इतनी भारी इज्जत नहीं होती और रवीना उसका इतना सम्मान नहीं करती तो शायद उसने इस बूढ़े आदमी पर जरा भी ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई होती। रवीना ने आखिरकार खुद को संभाला और आगे बढ़कर कहा, ये कमज़ोर औरत गुरुपेंग का स्वागत करती है। सम्मेलन की तैयारियां हो चुकी हैं। कृपया अपनी जगह ग्रहण करें। गुरुपेंग। गुरुपेंग ने इस नाजुक सी लड़की को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर उन्होंने यह नहीं सुना होता कि दंजी संप्रदाय से एक जीनियस शिष्य आया है तो उन्होंने आज इन युवाओं के साथ घुलने मिलने की जहमत नहीं उठाई होती। गुरुपेंग के आने की वजह से वे पहले वाले हंगामे को भूल चुके थे और बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। एक एक करके वे सभी नाव के केबिन कमरे में जाना चाहते थे, लेकिन इसी पल जिंग लियांगहुई ने कहा, मालकिन काव्या, भले ही तुम्हारी साधना में अच्छी प्रतिभा है और तुम्हारा परिवार बहुत ताकतवर और रसूखदार है, लेकिन तुम रसविद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मैं इस रसविद्या सम्मेलन में तुम्हारा स्वागत नहीं करता। इस छोटी बच्ची को रसविद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। जुनमो हंसने लगा, मानो उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। अगर इस छोटी बच्ची काव्या को कुछ भी नहीं पता तो ये घमंडी और नाकारा इंसान जिंग लियांगहुई शायद कुछ भी नहीं है। किसी ठंडी मूरत जैसे इस आदमी की मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि यह किसी भी साम्राज्य को झुका सकती थी, जिससे वहां मौजूद सभी महिलाएं उसकी दीवानी हो गईं। जिंग लियांगहुई ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि पैसा कमाने के अलावा रायचंद परिवार की यह नई नवेली अमीर मालकिन दवा बनाना भी जानती है। काव्या ने कहा, अगर मैं जानती हूं तो क्या, और अगर मैं नहीं जानती तो क्या। काव्या ने अपने सामने खड़ी नाव की ओर इशारा किया और कहा, ये नाव रायचंद परिवार की है। अगर तुमने मुझे, इस परिवार की मालकिन को, अंदर न जाने देने की जुर्रत की तो मैं इस नाव को धमाके से उड़ा दूंगी। फिर देखते हैं कि तुम किस तरह का रसविद्या सम्मेलन आयोजित कर पाते हो। हर कोई हक्का बक्का रह गया। रायचंद परिवार की मालकिन सच में रायचंद परिवार की मालकिन कहलाने के लायक थी, ये तो कुछ ज्यादा ही घमंड था। वे उस रसवैद्य को खुश करने के लिए इतने उतावले थे कि वे पीछे ही छूट गए थे। लेकिन रायचंद परिवार की मालकिन ने सरेआम इस जीनियस रसवैद्य को उकसा दिया था। भले ही रवीना को रायचंद परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन साफ तौर पर उसे जरा भी शर्म या आत्मसम्मान नहीं था।
जब जिंग लियांगहुई ने दवा बनाने का सम्मेलन आयोजित करने की बात कही तो उसने बहुत ही प्यार से अपने दादा यानी रायचंद परिवार के बड़े बुजुर्ग से रायचंद परिवार की सबसे बेहतरीन नाव यहाँ भिजवाने के लिए कहा था। जिंग लियांगहुई ने गुस्से में कहा, काव्या तुम अपनी हदें पार कर रही हो, तुम बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखा रही हो। काव्या रायचंद हल्की सी मुस्कुराए और बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया। जिंग लियांगहुई गुस्से से इतना पागल था कि उसे लगभग अंदरूनी चोटें आ गईं। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी इतने अक्खड़ इंसान से हुआ था। इसी पल रवीना रायचंद अचानक बोल पड़ी, युवा स्वामी जिंग, ये रवीना की गलती थी। मुझे लगा था कि काव्या को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैंने उसे निमंत्रण नहीं भेजा। आइए माहौल को शांत रखें, कृपया गुस्सा न करें। उसने बहुत ही ईमानदारी से काव्या की ओर देखा और कहा, काव्या हम सभी तुम्हारा स्वागत करते हैं। जिंग लियांगहुई पहले से ही मुश्किल में फंसा था, लेकिन अब जब उस खूबसूरत लड़की ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया था तो उसने कहा, अगर तुम हिस्सा लेना चाहती हो तो लो। एक बार जब तुम मेरी प्रतिभा देख लोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से मेरे खिलाफ जाने पर पछतावा होगा। ये सोचकर कि काव्या बाकी सभी की तरह उसकी प्रतिभा की पूजा करेगी और उसके तलवे चाटेगी, जिंग लियांगहुई को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। इस रसविद्या सम्मेलन में हिस्सा लेने आए सभी लोग नाव के अंदर आ गए। पूरी जगह को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जो आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। इससे साफ था कि रवीना ने इसमें बहुत मेहनत की थी। जब सभी आ गए तो ये जिंग लियांगहुई के लिए अपना हुनर दिखाने का समय था। उसने अपने हाथ के एक इशारे से अनगिनत तरह की जड़ी बूटियां मेज़ पर दिखा दीं। उसने कहा, ये जड़ी बूटियां पहली श्रेणी की जादुई गोली, स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल, आध्यात्मिक ऊर्जा वापस लाने वाली गोली बनाने की सामग्री हैं। ये है। उसने एक एक करके इन जड़ी बूटियों की खूबियों के बारे में बताया और वहां मौजूद कई नौसिखिए लोग जिंग लियांगहुई को बहुत ही सम्मान और तारीफ भरी नज़रों से देख रहे थे। जुनमू वैद्यराज ने धीमी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई बंदर का तमाशा देख रहा हूँ। ये बहुत उबाऊ है, मैं वापस जाकर मांस खाना ज्यादा पसंद करूंगा। काव्या ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं, फिर तुम हंगामा करने का कोई मौका ढूंढ लेना। तुम यहाँ खाली हाथ नहीं आ सकते। लेकिन यह आदमी इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि अब मेरा तमाशा करने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे लगा था कि यह कोई जीनियस होगा। रायचंद परिवार पर हमला। ठीक उसी समय जब काव्या और जुनमो बंदर का तमाशा देख रहे थे, रायचंद परिवार के घर में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। तीसरे स्वामी, पलक झपकते ही वयोप्रांगण में पूरी तरह से खलबली मच गई। इस पल आदित्य रायचंद चाचाजी का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया था और उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो हजारों बर्फीले कीड़े उनके पैरों पर रेंग रहे हों। उनके रक्षक छाया ने कहा, मैं जाकर मालकिन को बुला लाता हूँ। रुक जाओ, आदित्य रायचंद ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। मोहर अब और टिक नहीं सकती, मेरे पैरों का जहर फैल गया है। अगर काव्या आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे बस इस दर्द को बर्दाश्त करना है। काव्या को मत बताना ताकि वह परेशान न हो, आदित्य रायचंद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। लेकिन यह मेरा आदेश है। जैसे ही छाया बोलने वाला था लेकिन झिझक गया। रायचंद परिवार के घर में अचानक कई आकृतियां प्रकट हुईं। छाया हैरान रह गया, कौन है? धड़ाम। वे तुरंत आपस में भिड़ गए, लेकिन आदित्य रायचंद इतने दर्द में थे कि वे एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। छाया के लिए अकेले इन योद्धा सम्राटों और आध्यात्मिक सम्राटों से निपटना बेहद मुश्किल था। जहर अपना कहर बरपा रहा था और अंततः आदित्य रायचंद इसके आगे हार मान गए और बेहोश हो गए। तीसरे स्वामी, तबाही और वैद्यराज का सच। नाव पर जिंग लियांगहुई का मजाकिया प्रदर्शन देख रही काव्या को अचानक कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वह झटके से खड़ी हो गई और न चाहते हुए भी उसके शरीर से खून जमा देने वाली कत्ल की एक खौफनाक आभा निकलने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस बात ने उसे इतना बेचैन कर दिया है। काव्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके चाचाजी आदित्य रायचंद, जिनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और जिनकी ताकत योद्धा चक्रवर्ती के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, वे विदर्भ राज्य जैसी छोटी सी जगह में किसी खतरे का सामना कर सकते हैं। इस पल जिंग लियांगहुई पहली श्रेणी की गोली बना रहा था कि अचानक उसे एक खौफनाक और जानलेवा आभा महसूस हुई, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा जम गई और उसने एक पल के लिए अपना नियंत्रण खो दिया। एक जोरदार धड़ाम के साथ उनके सामने रखी रसविद्या की भट्टी जोरदार धमाके के साथ फट गई। खांस खांस खांस। जिंग लियांगहुई लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वह ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोयले की खदान से निकला हो। उसके कभी सलीके से कंघी किए गए काले बाल अब घुंघराले और जले हुए हो गए थे। ऐसा मजाकिया नज़ारा देखकर हर कोई सच में हंसना चाहता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। वे अपनी हंसी को इतनी मुश्किल से रोक रहे थे कि उन्हें लगभग अंदरूनी चोटें आ गई थीं। जिंग लियांगहुई दहाड़ा, काव्या, जब मैं दवा बना रहा था तो तुमने सच में मुझ पर हमला किया।
तुम्हारी वजह से मेरी दवा खराब हो गई। जुनमो ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम्हारी ताकत कमज़ोर है और तुम ज़रा सी रुकावट से गोलियां बनाने में नाकाम हो जाते हो तो क्या तुम किसी और को दोष दे सकते हो? तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का हक किसने दिया? जुनमो धीरे धीरे चलकर आगे आया और बोला, मैं कौन हूँ? ऐसा लगता है कि तुम सब मुझे वैद्यराज कहते हो। हा, तुम वैद्यराज हो। जिंग लियांगहुई इतनी जोर से हंसा कि उसकी सांसें फूलने लगीं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने सुना है कि वैद्यराज एक उच्च स्तर के रसवैद्य हैं जो हमारे संप्रदाय के प्रमुख से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तुम जैसा एक छोटा सा लड़का भला एक उच्च स्तर का रसवैद्य कैसे हो सकता है? उबाओ, चूंकि हम आज यहाँ हंगामा करने आए हैं तो कम से कम हमें कुछ तो करना ही चाहिए। जुनमो ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने गोलियां बनाने वाली एक शानदार भट्टी प्रकट हो गई। उसने आलस से अपनी अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही पूरा केबिन तपने लगा। गुरु पिंग, जो अब तक घमंड से एक तरफ खड़े थे, अचानक उछल पड़े। क्या? एक अग्नि तत्व का आध्यात्मिक साधक? जुनमो ने बहुत ही आसानी से एक एक करके आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डालीं और कुछ ही देर में जुनमो ने बहुत ही आराम से एक 5वीं श्रेणी की गोली तैयार कर ली। 5वीं श्रेणी की गोली? मैंने सच में 5वीं श्रेणी की गोली देखी है। ये सच में वैद्यराज है। ये कैसे मुमकिन है? जिंग लियांगहुई ने अविश्वास में कहा। इस पल गुरु पेन कूदकर बाहर आए और बोले, वैद्यराज, आप निश्चित रूप से वैद्यराज हैं। पूरे विदर्भ राज्य में आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वैद्यराज, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हर किसी ने एक अकल्पनीय नज़ारा देखा। शाही महल का मुख्य रसवैद्य, जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर और महान समझता था, वह सच में एक ऐसे युवा का शिष्य बनने की भीख मांग रहा था जो देखने में 20 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। ये नज़ारा सच में बहुत ही अजीब था। इसी पल रवीना बहुत ही शालीनता से चलकर आए और बोली, गुरु वैद्यराज, रवीना लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही है। कृपया रवीना को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। जुनमो ने कहा, यह बूढ़ा आदमी कम से कम एक निम्न स्तर का रसवैद्य तो है, लेकिन तुम क्या हो? तुम में ऐसी क्या खासियत है कि मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाऊं? रवीना ने धीमी आवाज में कहा, रवीना में बहुत ज्यादा प्रतिभा नहीं है। मैं बस एक निम्न स्तर की रसवैद्य हूं जो केवल 3री श्रेणी की गोलियां बना सकती है। कृपया मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लीजिए, वैद्यराज। मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी सेवा करूंगी। रवीना के ये शब्द सुनकर हर कोई सन रह गया। यहाँ तक कि युवराज शौर्य और जिंग लियांगहुई को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगता था कि रवीना को केवल रसविद्या में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही 3री श्रेणी की गोलियां बनाने में सक्षम थी, जो उसे जिंग लियांगहुई से भी ज्यादा होनहार बना रहा था। रुयुन बहुत उत्साहित थी। बहन रवीना बहुत शानदार हैं। काव्या को शांति से एक तरफ खड़ा देखकर रुयुन चलकर आए और बोली, हम्फ। काव्या, भले ही तुम पहले स्तर की आध्यात्मिक साधिका हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन एक रसवैद्य है और तुम कभी भी बहन रवीना की बराबरी नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन के जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। इसी पल जुनमो ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, इतनी कम उम्र में 3री श्रेणी की गोली बना लेना काफी शानदार बात है। रवीना का चेहरा खुशी और हैरानी से खिल उठा, लेकिन जुनमो ने कहा, हालांकि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाऊं, तो हमें देखना होगा कि ज़ियाओशी काव्या इसके लिए तैयार है या नहीं। मैं अब उसका इंसान हूं। जुनमो वैद्यराज ने अपना हाथ बढ़ाया और काव्या रायचंद की ओर इशारा किया। वह अब मुझे खाना और रहने की जगह देती है, इसलिए जाहिर है कि मैं उसका इंसान हूं। जुनमो ने तो बस सीधे तौर पर यही सोचा था, लेकिन बाकी लोगों के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। ये बात कुछ ज्यादा ही गलत मतलब निकालने वाली थी, है ना? रुयुन रायचंद के चेहरे की घमंडी मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? वैद्यराज सच में काव्या की बात मानेंगे? काव्या ने उसे एक शैतानी मुस्कान के साथ देखा और कहा, रुयुन, तुमने अभी जो कहा वह बिल्कुल उल्टा लग रहा है। भले ही रवीना 3री श्रेणी की गोली बना सकती हो, लेकिन मुझे, इस परिवार की मालकिन को, उसकी कोई परवाह नहीं है। वह मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। जुनमो, अगर तुम इस जैसी औरत को अपनी शिष्या बनाते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। जुनमो ने अपने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वाह! रवीना सिस्क सिस्क कर रोने लगी। जिंग लियांगहुई ने अचानक उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, रवीना, मत रो। तुम्हारी इस प्रतिभा के साथ संप्रदाय के प्रमुख भी तुम्हें अपनी शिष्या बना लेंगे। मेरे लिए वैद्यराज का शिष्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। धड़ाम! ठीक तभी जुनमो ने अचानक अपना वार किया। उसने जिंग लियांगहुई को लात मारकर सीधे झील में गिरा दिया। मुझे तुम जैसे खुद को महान समझने वाले नाकारा लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम भविष्य में मुझसे बेहतर होगे? यह मेरी बेइज्जती है। छपाक!
जिंग लियांगहुई सीधे पानी में गिर गया और उसने ठंडे पानी में नहा लिया। वह दहाड़ा, वैद्यराज, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। तुम्हें वैसी बातें कहने की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थीं। इस देवता जैसे दिखने वाले, दुनिया से अलग थलग रहने वाले आदमी ने पलक झपकते ही अपना आपा खो दिया था। हर किसी के होंठ फड़क उठे जब उसने बिना किसी चेतावनी के किसी को लात मार दी। क्या वैद्यराज भी रायचंद परिवार की मालकिन की संगत में बिगड़ गए थे? वह इतने हिंसक कैसे हो सकते हैं? शाही रसवैद्य का इस्तीफा। इसी पल गुरु पेंग के बूढ़े चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी मुस्कान आ गई। वे काव्या के पास गए और बोले, मालकिन काव्या, मेरी तरफ देखिए। क्या मैं वैद्यराज का शिष्य बनने के लायक हूँ? काव्या के होंठ फड़के। गुरु पेंग, आपकी उम्र में क्या आपको इस बच्चे का शिष्य बनने में शर्म नहीं आती? गुरु पेंग ने कहा, हमारी रसविद्या की दुनिया में हम उम्र की नहीं, केवल काबिलियत की परवाह करते हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। जब तक वैद्यराज मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं बिना किसी पछतावे के खुशी खुशी मर सकता हूँ। काव्या ने कहा, असल में आपके लिए वैद्यराज का मार्गदर्शन पाना नामुमकिन नहीं है। बस आपको शाही परिवार के मुख्य रसवैद्य का पद छोड़ना होगा और मेरे मृत्युंजय औषधालय के लिए काम करना होगा। उसके मृत्युंजय औषधालय में रसवैद्यों की बहुत कमी थी, फिर भी उसका व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। जाहिर है, और लोगों को जोड़ना अच्छी बात होगी। भले ही यह बूढ़ा आदमी थोड़ा उम्रदराज था और रसविद्या में बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह काफी अनुभवी था, वरना वह विदर्भ राज्य का मुख्य रसवैद्य नहीं बन पाता। युवराज शौर्य गुस्से से आग बबूला हो गया। काव्या, तुम सच में बहुत गुस्ताख हो। तुम्हारी हमारे शाही परिवार से एक सदस्य को चुराने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार सिद्धार्थ ने भी ताना मारते हुए कहा, काव्या, तुम 9वें राजकुमार की मंगेतर हो, फिर भी तुम बाहर चक्कर चला रही हो और वैद्यराज के साथ इतने गहरे संबंध बना रही हो। क्या तुम्हें हमारे शाही परिवार की इज्जत खराब करने और 9वें राजकुमार रुद्र को नाराज करने का डर नहीं है? काव्या की आवाज़ ठंडी हो गई, रुद्र को कोई परवाह है या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा पलक झपकते ही हरे से जामुनी हो गया, किसी रंगों की प्लेट से भी ज्यादा रंगीन। उसने उपहास करते हुए कहा, काव्या, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करती रही तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। इसी पल गुरु पेंग ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं राजमहल वापस लौटते ही महामहिम महाराज को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। युवराज शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, गुरु पेंग मृत्युंजय औषधालय रायचंद परिवार द्वारा चलाया जाने वाला एक छोटा सा दवाखाना है। ये केवल दूसरी श्रेणी की गोलियां और दवाएं बेचता है। आप ऐसी जगह जाने के लिए खुद को क्यों गिरा रहे हैं? गुरु पेंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जहां वैद्यराज मौजूद हो वह मृत्युंजय औषधालय निश्चित रूप से एक छोटी सी दवा की दुकान जितना साधारण नहीं हो सकता। महामहिम, मैंने अपना फैसला कर लिया है। युवराज शौर्य तो उसे चुप कराने के लिए जान से मारने तक के बारे में सोच रहा था। उनके शाही परिवार के मुख्य रसवैद्य को उनकी आंखों के सामने से चुरा लिया गया था। जब उनके पिता महाराज अपने एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। काव्या ने कहा, तो फिर गुरु पेंग, जल्दी कीजिए और मृत्युंजय औषधालय में जाकर अपनी हाजिरी लगाए। मैं अब यहाँ से जाऊंगी, आप लोग मजे कीजिए। काव्या ने जुनमो को खींचा और वहां से चल दी। तमाशा हो चुका था और काम पूरा हो गया था। उसे जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। रायचंद परिवार में खौफनाक सन्नाटा। जुनमो ने कहा, मैं मृत्युंजय औषधालय वापस जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ रायचंद परिवार के घर नहीं जाऊंगा। पहले मेरे साथ घर चलो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे चाचा जी के पैरों की जांच करो। काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खींच लिया। उसके पास अपने चाचा जी की आंखों के जहर से निपटने का तरीका था, लेकिन उनके पैरों में 20 साल से ज्यादा समय से जहर फैला हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उम्मीद है कि यह स्थानीय वैद्यराज इससे कुछ समझ पाए। रायचंद परिवार के घर लौटने पर उन्हें लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि जब काव्या ने वयो प्रांगण में प्रवेश किया तो उसने टूटी हुई मेज कुर्सियां और आंगन में बिखरा हुआ खून देखा और उसका चेहरा तुरंत खौफनाक रूप से गंभीर हो गया। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, छाया एक। वूश वूश वूश। रायचंद परिवार के सभी छाया रक्षक प्रकट हो गए और अपने सामने का नज़ारा देखकर पलक झपकते ही सन्न रह गए। तीसरे स्वामी वे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं उनकी चीख से रक्षा करने में नाकाम रहा। कोई रायचंद परिवार में घुसा और किसी की नज़र में आए बिना मेरे चाचा जी का अपहरण कर लिया। अपहरण करने वाला निश्चित रूप से एक योद्धा सम्राट या आध्यात्मिक सम्राट स्तर का विशेषज्ञ होगा, लेकिन वह है कौन? काव्या ने त्योरियां चढ़ाईं। जो कोई भी हो, रायचंद परिवार के पूरे खुफिया नेटवर्क को काम पर लगा दो और उन्हें मेरे लिए ढूंढ निकालो। उसका जामुनी लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी कत्ल करने की आभा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।
ये पहली बार था जब जुनमो और छाया एक ने हमेशा बेपरवाह और मस्तमौला रहने वाली मालकिन को इतने खौफनाक रूप में देखा था। जी, जुनमो ने धीमी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, चूंकि सामने वाले ने उन्हें सीधे तौर पर नहीं मारा, इसलिए उनका निश्चित रूप से कोई स्वार्थ मकसद होगा। जल्दबाजी मत करो। काव्या तेजी से रसविद्या वाले कमरे दवा बनाने के कमरे में गई और बोली, अगर कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। मैं कुछ तैयारियां करने जा रही हूँ। जिसने भी मेरे चाचाजी को छूने की जुर्रत की है, मैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। जुनमो पहले फार्मेसी में जाकर काव्या को दवा बनाते हुए देखना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसने बहुत सारी बेहद जहरीली चीज़ें निकाल ली हैं, तो उसे लगा कि उसके लिए इस तमाशे से दूर रहना ही बेहतर है। ओयांगजी का घमंड और काव्या का कहर। जैसे ही रात हुई, सिंह परिवार का सबसे बड़ा बेटा ओयांगजी अकड़ते हुए रायचंद परिवार के घर में घुसा और ऐलान किया, काव्या को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मालकिन, फार्मेसी के बाहर से छाया एक की आवाज़ आई। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और उस जहर को रख दिया जो उसने अभी अभी बनाया था। उसकी नज़रें बर्फीली थीं जब उसने ये 3 शब्द कहे, सिंह परिवार। इस बार काव्या ने ओयांगजी को नज़रअंदाज नहीं किया। जैसे ही उसे पता चला कि ओयांगजी आ रहा है, काव्या पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गई। उसे तुरंत ही एक जीत का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी खुशी मना पाता, अचानक नाजुक उंगलियों की एक जोड़ी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और एक ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मेरे चाचाजी कहाँ हैं? तुम्हारे सिंह परिवार की मेरे चाचाजी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रहे हो? खांस खांस खांस। काव्या ने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था। ओयांगजी की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसका चेहरा नीला पड़ गया और वह लगातार खांसने लगा। उसने बहुत मुश्किल से हाँफते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि आदित्य रायचंद मर जाए तो मुझे छोड़ दो।